हमने कल क्या कंप्लीट किया था? hyperosmolar hyperglycemic syndrome, three chronic complications of diabetes, and diabetic retinopathy, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, and classification, care of diabetic foot care, and then care of diabetic client undergoing surgery. And ओके, any वेरी pre गुड. Yes. So, let's do a quick revision of our previous class. Yesterday, हमने एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन देखी थी डायबिटीज की एंड थ्री थ्री क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस देखी थी. सो लास्ट एक्यूट कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की थी एचएचएस. व्हाट डू यू मीन बाय एचएचएस? एचएचएस का मतलब क्या? extreme hyperglycemia as well without ketosis or acidosis. यस, इट इज एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसेमिया. बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा विद द ग्लूकोज. बट द मेन डिफरेंस इज देयर इज नो कीटोएसिडोसिस. इसमें कुछ भी कीटोएसिडोसिस नहीं होता है. एचएचएस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज. Type 2 diabetes. टाइप 2 डायबिटीज एंड डीके इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1. उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे. एचएचएस कैसे होता है? सडनली होता है. No, gradually बस. ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है. यस. क्यों होता है एचएचएस? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स? Infection ना લીધે થશે, stress ના લીધે થશે, over fluid intake હશે એના લીધે થશે. यस, पुअर फ्लूइड इनटेक, पुअर मेडिकेशंस, पुअर डाइट कंट्रोल, ये सारे रीजन की वजह से शुगर बहुत एक्सेस हो सकता है. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ના જે ફંક્શન છે અને જે ન્યુરોલોજીકલ સિમ્પટમ્સ છે એ અફેક્ટ થશે. ओके. डिहाइड्रेशन होगा. सारी, ડિહાઇડ્રેશન. हाँ सारा सेम होगा, सिर्फ एक ही चीज नहीं होगी, एसिडोसिस. सो एसिडोसिस के जो भी सिम्टम्स है वो नहीं देखने को मिलेंगे, उसके सिवाय सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. देन अगर हम लैब टेस्ट करें तो सीरम ग्लूकोज कितना होगा इसमें? greater than 800 mg per day. यस, ग्रेटर देन 800. अगर कोई पेशेंट का Extreme. टाइप 2 डायबिटीज है एंड पेशेंट का 300 से भी प्लस आ रहा है, तो सिर्फ हम उसको बोलते हैं कि पेशेंट इज हाइपरग्लाइसेमिक. बट अगर 800 से भी ज्यादा आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एचएचएस. पेशेंट को अब हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम हो गया है. ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, सीरम कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलारिटी कैसी होगी अब? Osmolarity increase हो जाएगी. Greater. यस, मोर देन 350 मिली ऑस्मोल्स पर केजी. कीटोन्स होंगे ब्लड में? No. नो. देन सीरम पीएच कैसी होगी ब्लड की? Normal. नॉर्मल, दैट इज ग्रेटर देन 7.4. 7.4 एवरेज है. बाइकार्ब? એ પણ normal હશે. यस, दैट इज Greater than ग्रेटर 20. देन 20. हाँ, 22 टू 28 है तो वो भी नॉर्मल होगा. सीरम सोडियम कैसा हो सकता है? इधर नॉर्मल और एल्स लो, डिपेंड है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, फ्लूइड लॉस हो गया है तो कम भी हो जाएगा. अभी सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स है, डिहाइड्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा है. पोटेशियम भी सेम, नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिहाइड्रेशन की वजह से? Elevated. ओके. क्रिएटिनिन? Elevated. Increase. यूरिन में कीटोन्स होंगे? No. नो, देयर विल बी नो कीटोन प्रेजेंट इन द यूरिन. ओके. इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं एचएचएस की? ट्रीटमेंट बोलो, मुझे बोलो, क्या ट्रीटमेंट दोगे आप एचएचएस में विथ रैशनल? हाँ. Treatment as similar to DKS है, but આમાં જે ઇન્સ્યુલિન હશે એ ઓછો પ્લે કરશે, કારણ કે ઇન્સ્યુલિન
એબ્સોલ્યુટ ડેફિશિયન્સીના લીધે થતું નથી, એટલું ઇન્સ્યુલિન હોય છે કે જેના લીધે ફેટ બ્રેકડાઉન ફેટને બ્રેકડાઉન થવાની જરૂર નથી થતી અને એ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે એના વગર પણ. અને ओके આમાં મેઇન છે ડિહાઇડ્રેશન, એ આપણે ફ્લુઇડ રિપ્લેસમેન્ટથી કરી શકીએ. ओके, सो फ्लूइड रिप्लेसमेंट में 0.9 दे सकते हैं, ज्यादा मतलब फ्लूइड एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए तो हाइपोटोनिक भी दे सकते हैं, सो वो सेम हो गया। इंसुलिन देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। बट इफ वी आर गिविंग इंसुलिन, हम पेशेंट को रिहाइड्रेट कर रहे हैं ग्लूकोज कम करने के लिए, तो फिर केसीएल भी देना पड़ेगा। और समटाइम्स ड्यू टू फ्लूइड रिहाइड्रेशन की वजह से भी पोटेशियम कम हो जाता है तो देना पड़ेगा। देन सडनली वी डोंट वांट कि सडनली हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो साथ साथ में डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं। सो सेम ट्रीटमेंट होगी, कुछ भी अलग नहीं है। बस इंसुलिन आपको देना है तो दोगे, नहीं देना है तो नहीं दोगे। अगर इंसुलिन नहीं दे रहे हैं तो जो पोटेशियम सडनली ड्रॉप हो रहा था, ग्लूकोज सडनली ड्रॉप हो रहा था, वो नहीं होगा, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि केसीएल आपको देने का जरूरत ना पड़े, और वो सब हो सकता है। सो केसी इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले नहीं करता है एचएचएस में। ओके, देन हमने क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस देखी थी। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन वाज डायबिटिक रेटिनोपैथी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ક્રોનિક હાઇપરગ્લાઇસેમિયાના લીધે જે રેટિનલ સર્ક્યુલેશન છે એ અફેક્ટ થશે. કેવી રીતે, कैसे अफेक्ट होगा? क्या रिलेशन है डायबिटीज का और ब्लड वेसल्स का? જે રેટિનલ બ્લડ વેસલ્સ છે એમાં રેટિનલ બ્લડ વેસલ્સ છે એમાં એન્યુરિઝમ થશે, માઇક્રો એન્યુરિઝમ. कैसे જેના લીધે एन्यूरिज्म होगा? डायरेक्टली डायबिटीज की वजह से एन्यूरिज्म कैसे होता है? due to hypertension. ओके, पर डायरेक्टली कैसे, क्या हुआ? जब भी ड्यू टू, ये चीज याद रखना है, ड्यू टू डायबिटीज एंड ड्यू टू हाइपरटेंशन क्या डैमेज होता है ऑलवेज? Endothelium व्हाट layer. डज, यस, एंडोथेलियल लेयर है जो वेसल्स का, वो डैमेज हो जाएगा। अब हमारी बॉडी में कुछ भी डैमेज होता है या कहीं पे भी इंजरी होती है, क्या होगा? Inflammatory reaction. इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो वहां पर क्या एग्रीगेशन हो जाएगा? Clot in the platelet. प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा, फाइब्रिन प्लेटलेट। सो इन शॉर्ट वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ इतना एरिया की जो भी वेसल्स की जो वॉल है वो वीक हो गई है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे एन्यूरिज्म हो सकता है। अब एक तो ये क्लॉट की वजह से सर्कुलेशन ऑलरेडी इम्पेयर हो रहा था, जा नहीं पा रहा था, एंड वो वॉल भी वीक हो गई है। ड्यू ड्यू टू दिस क्लॉट ब्लड यहाँ से प्रेशर क्रिएट करेगा, सो देयर इज अ चांस दैट ये जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर हो सकता है। रप्चर हो जाएगा तो फिर Hemorrhage. हेमरेज, ब्लीडिंग होगा। सो ये चीज याद रखनी है। हाइपरटेंशन में एंड डायबिटीज में ऑर्गन फेल्स क्यों होते हैं? दिस इज द ओनली रीजन। डायबिटीज की वजह से भी एंडोथेलियल लाइनिंग में डैमेज होता है, एंड हाइपरटेंशन की वजह से भी एंडोथेलियल लाइनिंग में डैमेज होता है। वो डैमेज की वजह से वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लीडिंग, ये सारे रिस्क है। सो जो वाइटल ऑर्गन्स है वहां पर टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाएगा एंड वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। इसीलिए जब पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक्सपीरियंस करता है तो उसमें मेजर ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। दिस इज द रीजन। ओके, सो अगर आईज का सर्कुलेशन ही इम्पेयर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी, सो देयर देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि परमानेंट विजन चेंजेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है परमानेंट। एंड फिर क्लाइंट डेली टास्क, ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग, मेडिसिन लेना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको सब सब में उसको डिफिकल्टी फील होगा। साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? साइन एंड सिम्टम्स, change in Blur. vision, a blur, हम्म, sudden loss of vision and cataract. यस। चेंज इन विजन क्यों होता है? माइक्रो एन्यूरिज्म रप्चर हो गई है तो ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है। ब्लड विजन क्यों हो रहा है? बिकॉज वो ब्लीडिंग की जो भी फ्लूइड है वो मैक्यूला है, मैक्यूला के पीछे अक्यूमुलेट हो गया है, सो देयर इज अ मैक्यूलर एडिमा। नाउ धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा तो रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा। रेटिनल डिटैच हो गया एक बार,
तो फिर अब ब्लर विजन में से कंप्लीट विजन लॉस हो सकता है, सडनली लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। एंड ड्यू टू डायबिटीज कैटरेक्ट भी होते हैं, लेंस ओपेक हो जाएंगे। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम? ऑलवेज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर આપણે હાઇપરટેન્શન અને બ્લડ પ્રેશર की हाँ, वजह से क्या पेशेंट को बोलेंगे कि अपना ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रखो, हाइपरटेंशन ना होने दो, कंट्रोल में रखो। बट अभी चलो हो गया है तो पेशेंट की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, बिकॉज उसको दिखाई नहीं दे रहा है, गिर सकता है, इंजरी हो सकती है। सो सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी इन दिस पेशेंट। एंड जो हो गया है उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा। सो देर आर मेनी ऑप्शंस, फोटोकोएगुलेशन, विट्रेक्टोमी, कैटरेक्ट रिमूवल। सो ये सारी हम सर्जरी प्रोसीजर कर सकते हैं। लेजर थेरापी करके जो हेमरेजिक टिश्यूज है उसको निकाल देंगे, सो वो प्रोग्रेस नहीं होगा। विटरेक्टोमी करके जो वीट्रस है, जहां पर एक्वियस ट्यूमर होता है, वीट्रस बॉडी, अगर वहां पर फ्लूइड हेमरेज ब्लीडिंग अक्यूमुलेट हो गया है तो वो हम निकाल देंगे, तो उससे जो रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा था प्रेशर की वजह से वो नहीं होगा। एंड लेंस अगर ओपेक हो गया है तो कैटरेक्ट की सर्जरी करवानी पड़ती है, कैटरेक्ट रिमूवल करना पड़ता है। ओके। फिर नेक्स्ट क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हमने देखी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब आइस की जगह kidneys damage. किडनी डैमेज हो रही है ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन, किडनी काम नहीं कर पाएगी। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट द किडनीज आर डैमेज्ड? Less amount of urine. ओके, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, ओलिगूरिया होता है। इनिशियली कभी भी पेशेंट की किडनीज डैमेज होती है, फेल होना स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे यूरिन, मतलब इनिशियली यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे किडनी फंक्शन वर्स होता जाएगा फिर यूरिन प्रोडक्शन डिक्रीज होके समटाइम्स लास्ट स्टेज में एनूरिया भी हो जाता है, नो यूरिन प्रोडक्शन एट ऑल। सो ओलिगूरिया हो सकता है लेटर ऑन। देन लीक होगा, क्या होगा और क्या चीज होगी? सिर्फ ओलिगूरिया होता है? अदर साइन एंड सिम्टम्स? Fatigue, हाँ, थर्स्ट होगा, देन fatigue, फटीग। anemia, हम्म। anemia, weight loss, signs of malnutrition journal से, frequent urinary tract infection journal से, signs of हम्म, neurogenic bladder. मतलब न्यूरोजेनिक ब्लैडर मीन्स? Neurogenic bladder means patient ને નર્વ ડેમેજ થઈ છે એટલા માટે એવું ફીલ થશે કે બ્લાડર ફૂલ છે, એમ્પ્ટી ओके, નથી થયું, हाँ, excessive मतलब either patient cannot empty the bladder और एल्स इनकॉन्टिनेंस होगा, राइट? वो ब्लैडर ओपन, लाइक नर्व्स डैमेज है तो जो नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए ब्लैडर का वो नहीं होगा। तो दिस इज अ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू फॉर ट्रीटमेंट? ऑलवेज प्रिवेंशन। control of hypertension and blood glucose levels. यस, सो प्रिवेंशन हमें करना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है, फिर वाइटल्स चेक करेंगे, इनटेक आउटपुट चेक करेंगे। जो भी किडनी फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उसमें जो केयर करते हो सेम केयर यहाँ पर भी करनी होगी। BUN, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन चेक करोगे। पेशेंट को रीनल डाइट दोगे। रीनल डाइट में क्या होता है? लो प्रोटीन, लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस, ये रीनल डाइट है। तो रीनल डाइट देना होगा। कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन नहीं दे सकते पेशेंट को, वरना और डैमेज होगा। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे वो वर्स होता जाता है हम फ्लूइड भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज फ्लूइड ओवरलोड होगा ड्यू टू ओलिगूरिया, तो फ्लूइड भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इन लेटर ऑन स्टेजेस। एंड लास्ट में फिर डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है तो किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। एंड अगर आपको पेनक्रियास का डोनर भी मिल गया है तो तभी पेशेंट का पेनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन भी कर दोगे। नहीं मिला है तो यहाँ तक ही हमारी इंटरवेंशन होगी।
नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी। यस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या? among pre-now damage classic excessive hyperglycemia અને એના સેंट्रल લીધે नर्वस જે सिस्टम, સેન્સેશન हाँ यस, એના લીધે જે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ છે એ અફેક્ટ થશે અને બ્રેનને મેસેજ નહીં મળે, સેન્સેશન નહીં થાય। मतलब पूरे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है अच्छे से। जैसे आईज में और किडनी में था, वैसे ही नर्व्स को भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। नर्व्स का काम क्या है? सेंसरी फंक्शन एंड मोटर फंक्शन। तो जहाँ की जो भी नर्व है, सेंसरी वाली होगी तो वो अफेक्ट हो जाएगा, मोटर वाली होगी तो वो अफेक्ट हो जाएगा। जो भी नर्व अफेक्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन बंद हो जाएगा। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये सबसे कॉमन है डायबिटीज में। व्हाट इज दिस? नॉन हीलिंग अल्सर्स ऑफ फिट, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक फुट अल्सर्स। ये सबसे कॉमन है। क्यों होता है ये? व्हाई इट इज सो कॉमन इन डायबिटीज? Due to neuropathy, lack of sensation and pain હશે. हाँ, पेशेंट को पेन सेंसेशन ही नहीं हो रहा है कि उसको इंजरी हुई है, यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। सो स्टार्टिंग में ही पेशेंट उसकी केयर करे एंड फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ऑलरेडी डायबिटीज की वजह से पेरिफेरल सर्कुलेशन भी इम्पेयर होगा, हीलिंग डिलेड हो गया होगा, तो सब मिला जुला के ये अल्सर्स हो सकता है। गैस्ट्रिक पैरेसिस हो सकता है, मतलब Paralyze of stomach. यस। तो उसकी वजह से क्या होगा? स्टमक पैरालाइज हो जाएगा, तो एम्प्टी होगा फटाफट, इजीली, नॉर्मली। No constipation नो, हશે. यस। तो डिलेड एम्प्टिंग होगा। जो नॉर्मल एम्प्टिंग होना चाहिए स्टमक का, डिओडिनम में स्टमक कंटेंट का, वो नहीं होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है मेल्स में। सो उसके क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द नर्व जो विच आर डैमेज। मोनोन्यूरोपैथी मतलब सिंगल नर्व डैमेज हुई है। फोकल न्यूरोपैथी मतलब एक ही एरिया की ग्रुप ऑफ नर्व डैमेज हुई है। सबसे कॉमन क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 6 सबसे ज्यादा कॉमनली अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से डिप्लोपिया भी हो सकता है पेशेंट को, डबल विजन। सेंसरी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब पेरिफेरी और स्पेशली लेग्स की जो नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, वो ज्यादा डैमेज होती है। अगर वो डैमेज हो जाएगी तो सेंसेशन नहीं होगा, पेशेंट को टच पेन उसका सेंसेशन नहीं होगा। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जो भी ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स है, हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो भी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है, जो भी साइड की नर्व्स अफेक्ट होगी उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। कार्डियोवेस्क्युलर में कार्डिया जो हमारा हार्ट है उसको भी सेंसेशंस मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं काम करने के लिए। जो मोटर नर्व्स है, अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो, हमारी बॉडी में हाइपोटेंशन हो, तो हार्ट को ऑर्डर्स मिलता है कि यू हैव टू वर्क हार्डर टू कंपेंसेट। बट ड्यू टू दिस डैमेज ऑफ द नर्व, हार्ट को सिग्नल्स ही नहीं मिल पाएंगे एंड हार्ट जो कंपेंसेट करना चाहिए वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, एंड उसकी वजह से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट का। आईज की अगर अफेक्ट होगी तो आईज जो नॉर्मल उसका मोटर फंक्शन है, आईज के सेंसरी फंक्शन मोटर फंक्शन दोनों है, बट ये मोटर की बात हो रही है, जो भी अफेक्ट हुई होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। सो मोटर फंक्शन की वजह से जो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन होना चाहिए, डायलेशन, और वो नहीं होगा। गैस्ट्रिक की अगर नर्व्स डैमेज हो जाएगी तो गैस्ट्रोपेरेसिस होगा, गैस्ट्रिक पेरेसिस होगा। सो एम्पटिंग कम हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा, इजीली नहीं हो पाएगा। देन यूरिनरी में होगा तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर, स्किन में है तो स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगा, सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड की नर्व्स डैमेज हो रही है तो हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस होगा। जो एड्रिनल ग्लैंड ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसेमिया सिक्रीशन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, नहीं हो पाएगा। रिप्रोडक्टिव में इंपॉर्टेंस होगा या डिस्पेरिन्यूरिया होगा। साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करेंगे कौन सी नर्व है। सो जनरल कंबाइन करके सारी क्लासिफिकेशन की कंबाइन, पैरेस्थेशिया, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, दैट इज कॉल्ड एज पैरेस्थेशिया। रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे या एब्सेंट होंगे, जैसे जैसे डैमेज होती जाएगी नर्व धीरे धीरे वो एब्सेंट होते जाते हैं। सेंसेशन टू वाइब्रेशन, लाइट टच, टेम्परेचर सब डिक्रीज हो जाएंगे। पेन, एकिंग, बर्निंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, जैसे पेशेंट को बर्निंग होता है वैसा लगेगा। पुअर पेरिफेरल पल्सेस होगा।
स्किन ब्रेकडाउन होगा, इन्फेक्शन होगा, देन क्रेनियल नर्व 3, 4, 5, 6 उसका फंक्शन चला जाएगा, सेंसेशन, डिजीनेस होगा, पोस्चुरल हाइपरटेंशन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एल्स कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस, देन डिस्पेरिन्यूरिया, इम्पोर्टेंस, हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। इसकी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, सो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज मैनेज करके रहना है। अगर कोई पेशेंट पुअर मैनेजमेंट करता है तो उसको ये सारी कंडीशंस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर वो प्रॉपर मैनेज कर रहा है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड उसकी फूड की केयर बहुत प्रॉपरली करनी होगी, बिकॉज ड्यू टू दिस डायबिटिक न्यूरोपैथी, और कुछ हो ना हो बट ये फूड अल्सर्स बहुत ही कॉमन है। एम्प्यूटेशन आपने देखा होगा, कितने डायबिटिक पर्सन ऐसे होंगे कि जिन्होंने एटलीस्ट सिंगल टो या फुट या पूरा नी, बिलो द नी एम्प्यूटेशन करवाया ही होगा। सो ये सबसे कॉमन है। एंड पेशेंट को पेन जो हो रहा है, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए फिर मेडिकेशन और वो सब देना पड़ेगा। नाउ टेल मी हाउ टू डू द फूड केयर। आप पेशेंट को कैसे करके दोगे, पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे, व्हाट पेशेंट हैज टू डू द फूड केयर। चलो, क्या करना है बोलो, फटाफट बोलो। આપણે પેશન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીશું કે કેવી? પ્રોપર અને મેટિક્યુલસ એટલે કે બહુ કેરફુલ રીતે આની કેર કરવાની છે. જે ફીટ હોય એને ડેલી ઇન્સ્પેક્ટ કરવાનો અને રેડનેસ સ્વેલિંગ માટે કે સ્કિનની ઇન્ટિગ્રિટી બ્રેક થાય કે નથી એ માટે ઇન્સ્પેક્ટ કરવાનું. દેન કોઈ રેડનેસ કે બ્રેક ઓફ સ્કિન અકર થાય તો તરત જ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું. થર્મલ ઇન્જરીઝ કે હોટ વોટર હીટિંગ પેડ્સ અને બાથ હોય હોટ વોટરથી તો એ અવોઇડ કરવાનું કે બીકોઝ ઓફ ધીસ એના લીધે સ્કિન બ્રેકડાઉન થશે. દેન જે ફીટ છે એ વોર્મ વોટરથી ડ્રાય વોર્મ વોટરમાં સોક કરવાનું, નોટ સોક, હોટ નોટ વોટર નહીં સોક, નાખવાનું. નોટ સોક. સોકિંગ Patient અવોઇડ cannot કરવાનું. soak. હા, सॉरी, સોકિંગ पेशेंट અવોઇડ कैन नॉट सोक। हाँ, सिर्फ वॉश करना है, वार्म वाटर से पैर धोना है, सोक करके नहीं बैठना है। ओके, देन। કારણ કે એના લીધે ઇન્ફેક્શન થશે. દેન हम्म। જે ઇનગ્રોન ટોનેલ્સ છે કે પછી બ્લિસ્ટર્સ છે એને પણ અવોઇડ કરવાના છે. દેન લેગ ક્રોસ કરીને નથી બેસવાનું કે પછી ટાઈટ ગાર્મેન્ટ્સ નથી પહેરવાના કે જેના લીધે બ્લડ ફ્લો કન્સ્ટ્રિક્ટ થાય. દેન જે મોઇશ્ચરાઇઝિંગ લોશન છે એ ફીટ બિટવીન ટોઝ અપ્લાય નથી કરવાનું. દેન એમ કારણ કે જે ટોઝ છે એની વચ્ચે જે મોઇશ્ચર છે એ આપણે પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે. દેન લૂઝ સોક્સ પહેરવાના, વેલ ફિટિંગ ટાઈટ શૂઝ નહીં પહેરવાના અને બેર ફૂટ ક્યાંય પણ નહીં જવાનું. દેન આપણે જો નવા શૂઝ સેમ यस यस। સેમ પેર ઓફ શૂઝ આપણે કન્ટિન્યુઅસ ટુ ડેઝ અલ્ટરનેટિવલી એને ચેન્જ કરવા પડશે. દેન ન્યૂ શૂઝ હશે તો એમાં આપણે બ્રેક લેવો પડશે કારણ કે નવું શૂઝ લઈશું તો આપણને પગમાં ઇન્જરી થવાના ચાન્સીસ नो, नॉट ब्रेक, ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो स्टार्ट करना है। न्यू शूज ग्रेजुअली हमें लेना है, ऐसे बोल रहे हैं वो। इमीडिएटली लॉन्ग टर्म के लिए नए शूज नहीं पहने। अगर नए शूज आप लाए हो तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे उससे यूज करना स्टार्ट करना है। ब्रेक इन विद द न्यू शूज ग्रेजुअली। દેન અવોઇડ સ્મોકિંગ કારણ કે સ્મોકિંગ થશે તો એના લીધે વાઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે, એના લીધે અફેક્ટેડ થશે. બ્લડ ફ્લો રિડ્યુસ હશે તો પછી આ જે ડાયાબિટીક ફૂડ છે એ વધારે એક્સેજરેટ થશે. દેન વિથ પોડિયાટ્રિસ્ટ અને પોડિયાટ્રિસ્ટ સ્પેશિયલાઇઝ એની જોડે જે ડાયાબિટીક ફૂડ કેર કરાવવાની અને જે રેકમેન્ડેશન હોય ગાઈડલાઇન્સ એને ફોલો. यस। एंड पेशेंट को बोलना है कॉटन सॉक्स पहने, एंड एवरी डे, मतलब सॉक्स वॉश करना है, एवरी डे चेंज करना है। सेम सॉक्स 2 दिन तक भी नहीं पहनने हैं।
देन ओपन टो वाले शूज नहीं पहनने हैं, ऐसे शूज या ऐसे सैंडल्स जिसमें जो उनका स्ट्रेप्स होता है वो हमारी उंगलियों के बीच में से जाए, ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है। शूज या कुछ भी पहनने से पहले उसके अंदर चेक करो क्रैक्स है, टीयर्स है, या कुछ अंदर फंस गया है, छोटा सा कंकर या कुछ भी अंदर है, अगर होगा तो लग जाएगा, फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी एडवाइस पेशेंट को देनी होगी। ओके, और क्या चीज पेशेंट को हम करेंगे? ड्यू टू न्यूरोपैथी ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे सकते हैं। देन डिस्पेरिन्यूरिया के लिए ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ल्यूब्रिकेंट्स पेशेंट यूज कर सकता है। अगर इंपॉर्टेंस है तो उसके लिए पीनाइल इंजेक्शन या जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है पेशेंट को हम दे सकते हैं। पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप ले सकते हो। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस में माइक्रोवेस्कुलर डिजीज सारे हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरलिपिडेमिया, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम मॉनिटर करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। ओके, फिर हमने देखा कि ऐसे क्लाइंट्स जिसकी सर्जरी होने वाली है, सो प्री ऑपरेटिव केयर क्या दोगे पेशेंट को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। ये आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। बोलो। चलो, प्री ऑपरेटिव केयर क्या दोगे? जनरल प्री ऑपरेटिव तो हम देते ही है कि डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, वाइटल्स, एनपीओ स्टेटस, लैब वैल्यूज मॉनिटरिंग, पेशेंट का हाइट वेट, वो सब कुछ कॉमन है। पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली हम सारी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे, कंसर्न ली गई है कि नहीं वो तो करेंगे, बट दिस इज द स्पेसिफिक प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग डायबिटीज। तो क्या करना होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए? बोलो। પીએસસી સાથે આપણે કન્સલ્ટ કરવું પડશે કે ઓએસએટી એજન્ટ્સ છે કે ઇન્સ્યુલિન છે એ વિથહોલ્ડ કરવાનું છે કે પછી નથી કરવાનું. દેન हम्म। જે ઓરલ એન્ટી ડાયાબિટિક મેડિકેશન છે અને આપણે 24 to 48 hours before of surgery આપણે એને ડિસકન્ટિન્યુ કરી દેવાનું છે. सारी દેન सारी ओएच? લોંગ એક્ટિંગ ઓરલ यस। એન્ટી ડાયાબિટિક. हाँ। देन દેન મેટફોર્મિન છે એ 48 hours before of surgery આપણે ડિસકન્ટિન્યુ કરવાની અને જ્યાં સુધી બ્લાડરનું રિનલ જે ફંક્શન છે એ પ્રોપરલી પાછું રિવર્ટ બેક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને કન્ટિન્યુ નથી કરવાનું. हम्म। एंड अदर ओएच है जैसे शॉर्ट एक्टिंग है और कोई भी लॉन्ग एक्टिंग के सिवाय कोई भी ओएच है तो वो कितने टाइम पहले बंद करनी है? ઓન ધ ડે ઓફ સર્જરી આપણે મને ऑन द डे ऑफ सर्जरी पेशेंट को सिर्फ इतना ही बोलना है कि आज का डोज मत लेना। उसमें ऐसा नहीं है कि 24 to 48 आवर्स पहले से बंद करना है, नहीं। वो शॉर्ट एक्टिंग होगी, अभी आज का डोज सिर्फ नहीं लेना है। इंसुलिन का डोज एडजस्ट भी होगा, विथहेल्ड भी होगा। एडजस्ट क्यों होगा? बिकॉज पेशेंट एनपीओ पर है, तो उसका डोज कम करेंगे हम, बिकॉज आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। एंड ड्यूरिंग सर्जरी अगर वो इंसुलिन का इन्फ्यूजन चालू रखने वाले होंगे तो फिर हम देंगे ही नहीं। सो वो डिपेंड करेगा। पेशेंट की सर्जरी से पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करके हम भेजते हैं। आईवी फ्लूइड्स जैसे प्रिस्क्राइब किया है वैसे एडमिनिस्टर करना होगा। ओके, देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करोगे? पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करोगे? चलो, रिलेटेड टू ओनली डायबिटीज क्या केयर करोगे? बोलो। पेशेंट को जब तक वो खाना फूड टॉलरेट नहीं कर पाता है ओरल फीडिंग, तब तक तो हम देने वाले नहीं है। तो पेशेंट की बॉडी स्ट्रेस में होगी तो हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। तो पेशेंट को ग्लूकोज एंड इंसुलिन दोनों का इन्फ्यूजन हम देंगे जब तक पेशेंट नॉर्मली अपना ओरल इंटेक स्टार्ट नहीं कर देता, टॉलरेट करना स्टार्ट नहीं कर देता। फिर जो भी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, मतलब उसकी असर लंबी नहीं चलेगी, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो भी हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये भी एक है। अगर हम ग्लूकोज इन्फ्यूजन और वो दोनों चालू नहीं रख रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्लूकोज हम इंसुलिन देंगे।
बट इतना ध्यान रखना है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया भी ना हो जाए, हाइपरग्लाइसेमिया भी ना हो जाए। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा तो सर्जरी का वुंड हील नहीं होगा, हाइपो हो जाएगा तो पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा। सो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। फिर अगर कोई पेशेंट पैरेंटरल न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है तो फ्रिक्वेंटली बार बार हमें अवरली अवरली ब्लड ग्लूकोज चेक करते रहना पड़ेगा। जब पेशेंट फूड टॉलरेट करना स्टार्ट कर दे, अब फूड ले रहा है, तो इतना ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन है वो एडिक्वेट हो, तो हाइपोग्लाइसेमिया ना हो जाए। जो भी पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट, सो पोस्ट ऑपरेटिवली उनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, रीनल कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा होंगे, एंड उनको इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग का भी रिस्क ज्यादा है। सो इसीलिए इम्यून इन्फेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज वुंड हील नहीं होगा जल्दी से, उनका डिलेड वुंड हीलिंग है। तो हमें ड्रेसिंग प्रॉपरली करना होगा, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी होगी। सो ये सारी चीजें ध्यान रखोगे। देन अगर पेशेंट का नॉर्मल लाइक रीनल फंक्शन स्टार्ट हो गया तो हम मेटफॉर्मिन भी अब स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पीएचसीपी ऑर्डर। रेगुलर जो उसकी ओएचए है वो कब से स्टार्ट करनी है, उनका ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, उनका प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। तो ये सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर हुई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? No. ओके, so let's start new chapter, that is chapter 49, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स। अब जीआई प्रॉब्लम्स हम स्टडी करेंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा। स्टार्टिंग में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे, फिर सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ लेंगे। जीआई सिस्टम में जो हम कर सकते हैं वो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ लेंगे, एंड फिर ईच एंड एवरी कंडीशन हम देखेंगे। कंडीशन में भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स एंड इंटरवेंशन। ये सेम फॉर्मेट सब चैप्टर्स में है। सो ये जो चैप्टर है उसमें प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट क्या है? एलिमिनेशन एंड न्यूट्रिशन। जीआई प्रॉब्लम्स होंगे तो एलिमिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, इधर खाने में होगा सो न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होगा। सो ये हमारे प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट है। पेशेंट का एलिमिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, पेशेंट का न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए। फिर हमने जीआई सिस्टम के सारे पार्ट्स देख लिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड जनरल फिजियोलॉजी। पूरे जीआई सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है, उसका फंक्शन क्या है? तो इट प्रोसेसेस द फूड सब्सटेंस। हम जो भी खाना खाते हैं उसके ऊपर प्रोसेसेस होती है, डाइजेशन एंड वो सब होता है। सो प्रोसेस होता है फूड, एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इन द ब्लड। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के अंदर कौन लेके जाता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? सो वाया जीआई ट्रैक्ट। इट एक्सक्रीट्स द अनएब्सॉर्ब मटेरियल, जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट भी करता है जीआई सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन की। यस, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रो गुड बैक्टीरियाज है, राइट, दे आर वेरी यूजफुल। जो विटामिन के का सिंथेसिस होना चाहिए, फिर वो लीवर में जाएगा, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे। सो जीआई सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हमें हेल्प करे, लाइक विटामिन के सिंथेसिस, डाइजेशन में हेल्प करे। फॉर रिस्क फैक्टर्स, ओके, नाउ कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन को जीआई प्रॉब्लम हो सकते हैं? सो लेट्स सी द रिस्क फैक्टर्स, बॉक्स 49.1। फर्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन टू फूड एंड मेडिसिन। कोई पर्सन है जिसको किसी फूड की एलर्जी है, कोई मेडिसिन की एलर्जी है, तो उसकी वजह से उसमें जीआई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। cardiac, respiratory, endocrine disorders that may lead to slowed GI movement or constipation. Yes, patient को कुछ cardiac condition है, respiratory condition है, endocrine disorders है, so there are chances कि patient की GI motility कम हो, constipation हो. Constipation is also a problem of GI system. देन क्रोनिक अल्कोहल यूज कर रहा है तो भी जीआई सिस्टम पर अफेक्ट होगा, लीवर डैमेज होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। क्रोनिक हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस अल्सर्स हो सकते हैं। क्रोनिक लेक्सेटिव यूज की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। क्रोनिक यूज ऑफ एस्पिरिन और एनसेड्स पेशेंट यूज कर रहा है तो भी जीआई कुछ ना कुछ, माइनर से माइनर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। देन पेशेंट इज डायबिटिक which may predispose to oral candidal infection or other GI disorders. अगर डायबिटीज है तो ओरल कैंडिडल का रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा, फंगल इन्फेक्शन ऑफ माउथ। अदर जीआई डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ जीआई डिसऑर्डर है, कोई पर्सन की फैमिली में, सबको है, लाइक फैमिली हिस्ट्री में ही है, लाइक कोलोरेक्टल कैंसर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ऐसे कुछ है तो उसको भी रिस्क ज्यादा है। लॉन्ग टर्म जीआई कंडीशंस है लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट मे प्रीडिस्पोज टू कोलोरेक्टल कैंसर। पेशेंट को लंबे टाइम से कोलॉन में अल्सर्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फ्लामेशन होके अल्सर्स फॉर्म हो गया है,
तो उसकी वजह से भी कोलोरेक्टल कैंसर होगा। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है दैट कैन इम्पेयर द मूवमेंट पर्टिकुलरली विथ च्यूइंग एंड स्वेलोइंग। पेशेंट को कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो पेशेंट अब नॉर्मली च्यू नहीं कर पाएगा, स्वेलोइंग नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली उसको फिर खाने में दिक्कत होगी। सो ये भी प्रॉब्लम्स है। प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी और ट्रॉमा विच मे लीड टू एडिशन। यस, जब भी कोई पर्सन सर्जरी करवाता है तो एक बार सर्जरी हो तो फिर वो नॉर्मल नहीं रहता है। वहां के जो टिश्यूज एंड लेयर्स है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वो चिपक जाते हैं। टबैको यूज कर रहा है, सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो पर्सन को कुछ ना कुछ जीआई प्रॉब्लम होगा। अब ईच एंड एवरी पार्ट की हम एनाटॉमी देखेंगे एंड फिजियोलॉजी देखेंगे। सो फर्स्ट इज माउथ। माउथ, इट कंटेन्स लिप्स, चिक्स, पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, मसल्स एंड मैक्सिलरी बोन्स, ये सारा माउथ में होगा। हम टॉन्सिल्स भी देख सकते हैं बिकॉज वो समवट फेरिंग्स तक चला गया। तो ये सारे माउथ के पार्ट्स है। अब उसका फंक्शन क्या है? सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम कॉल्ड एज अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। देन विच एड्स इन डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, व्हेन वी आर च्यूइंग द फूड, हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है, वो वहीं से ही ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। सो डाइजेशन सीधा वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट ऑर्गन है फेरिंग्स। फेरिंग्स के तीन पार्ट्स है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। डायरेक्टली ईसोफेगस पर जाते हैं। ईसोफेगस एक कोलैप्सिबल मस्क्यूलर ट्यूब है जिसकी लेंथ है 7 to 10 इंचेस, दैट इज 18 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईसोफेगस है ना, वो कोलैप्स हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, तभी उतना पोर्शन ऐसे बल्ज होगा। जस्ट एग्जाम्पल, क्या एग्जांपल दूं? अगर ओके ओके चलो, स्नेक है। स्नेक कुछ बड़ा लाइक एनिमल या कुछ खाएगा तो बीच में कैसा शेप हो जाता है कि बीच में कुछ फंसा है। अगर इसोफेगस भी वैसा होता है, नॉर्मली वो कोलैप्स होता है जब बोलस जो खाना च्यू करके बोलस जो बनता है वो नीचे जाएगा, तभी उतना पोर्शन डिस्टेंड होगा। एंड इसोफेगस का काम क्या है? एनाटॉमी देख लिया। फंक्शन क्या है? इट कैरीज द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। फेरिंग्स से स्टमक तक ले जाने का काम उसका है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक। तो स्टमक में क्या क्या है? कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। जो जो स्टमक है ऐसे, सो इतना पोर्शन हम अगर सेपरेट करें कार्डियक एंड फंडस को, तो इतना कार्डियक है और इतना फंडस है, बट कंबाइनली समटाइम्स इसको पूरा फंडस या पूरा कार्डियक हम बोलते हैं। बीच का पोर्शन है बॉडी, नेक्स्ट इज लास्ट इज पाइलोरस। तो इतने उसके पार्ट्स हैं। नाउ जो स्टमक है, स्टमक में क्या सीक्रेट होता है मेनली? स्टमक में क्या सीक्रेट होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा स्टमक में क्या सीक्रेट होता है? एसिडिटी क्यों होती है? एक्सेल। HCl सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इतना स्ट्रांग होता है, बहुत एसिडिक होता है। अब सोचो कि हम कुछ भी खाए वो उसका डाइजेशन कर सकता है, उतना स्ट्रांग HCl होगा। तो ये स्टमक, अगर एसिड की एक बूंद हाथ पर भी एसिड अटैक होता है तो कैसे जल जाती है? तो सोचो, स्टमक की लाइनिंग भी जल नहीं जाएगी, बट स्टमक के पास ऐसा एक ऑपोजिट फंक्शन है जो बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड में से यहाँ पर ऊपर की लेयर पर म्यूकस की एक लेयर जम जाएगी, म्यूकस सिक्रीशन होगा। सो म्यूकस क्या है? अल्कलाइन है। सो जिसकी वजह से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करेगा कि वो जो HCl सीक्रेट हो रहा है स्टमक में, बट वो स्टमक वॉल को डैमेज ना करे। जब एक्सेस HCl सिक्रेशन हो जाता है, आपने देखा होगा कि स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं। क्यों अल्सर्स हो जाते हैं? बिकॉज ये म्यूकस लेयर हम डैमेज हो जाएगी। तब हम आगे देखेंगे, चलो जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है वो हम आगे देखेंगे। बट स्टमक के अंदर म्यूकस ग्लैंड होते हैं विच आर लोकेटेड इन द म्यूकोजा एंड प्रिवेंट्स द ऑटो डाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्कलाइन प्रोटेक्टिव कवरिंग। HCl फूड डाइजेस्ट करता है, बट सोचो कि अगर ये म्यूकस म्यूकोजा जो है अंदर की लेयर है उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड ही ना हो, म्यूकस ही ना हो, तो स्टमक का भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टमक की वॉल भी डाइजेस्ट हो जाएगी। तो ऑटो डाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए ये म्यूकोजा एक अल्कलाइन प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है कि जिसकी वजह से वो एसिड की असर स्टमक पर ना हो। देन
देयर इज अ लोअर इसोफेजियल स्पिंचर जिसको हम कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं। उसका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स द रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। जो स्टमक का कंटेंट है वो वापस इसोफेगस में ना जाए, उसके लिए वहां पर स्पिंचर होता है जो फूड स्टमक में एंटर होने के बाद क्लोज हो जाएगा। अगर वो स्पिंचर में खराबी है तो फिर पेशेंट को रिफ्लक्स होगा। नेक्स्ट है पाइलोरिक स्पिंचर। इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग इनटू द इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्पिंचर का काम क्या है? स्टमक को कब खाली करना है वो उसका काम है। तो अगर पाइलोरिक स्पिंचर अर्ली ओपन हो जाएगा तो स्टमक फटाफट खाली हो जाएगा। बट पाइलोरिक स्पिंचर बंद रहता है जब तक प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाता स्टमक के अंदर, फिर ही वो ओपन होगा। तो उससे रेट वो रेगुलेट करता है कि कितनी जल्दी खाली करना है, कितना देर से करना है। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसका फंक्शन क्या है? जो स्टमक के अंदर HCl सिक्रेट होता है उसका फंक्शन क्या है? इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड्स अ केमिकल एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट्स गैस्ट्रिक एंजाइम एक्टिवेशन। ये HCl का काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, फिर जो फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना एंड एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिसकी वजह से दूसरे जो स्टमक के एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो, वो सिक्रेट हो। सो कौन से सिक्रेट होते हैं? पेप्सिन। जो हमने देखा था ना, डिस्पेप्सिया हो जाता है, इंडाइजेशन। तो पेप्सिन इज द चीफ को एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो स्टमक में HCl के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, तो उसमें सबसे चीफ, सबसे इंपॉर्टेंट है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा और उसको प्रोटियोसिस में एंड पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करके स्प्लिट कर देगा, फिर आगे उसका भी डाइजेशन होगा। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक फैक्टर्स comes from the parietal cells and is necessary for the absorption of vitamin D B12। हमने आगे देखा था कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है वो भी पैराइटल सेल्स में से सीक्रेट होंगे। अगर ये सीक्रेट होंगे तभी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होंगे तो नहीं होगा विटामिन B12 का। गैस्ट्रिन, तीसरा है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कंट्रोल्स द गैस्ट्रिक एसिडिटी। गैस्ट्रिक जो जूस है उसमें से गैस्ट्रिन भी निकलता है, वो क्या काम करता है? कितनी एसिडिटी रखनी है स्टमक के जो एसिडिक एनवायरनमेंट की एसिडिटी रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, उसका काम है। This is for your knowledge. In English, they will not ask you what is the function of gastric juices, कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे, आपके नॉलेज के लिए। अगर आपको ये समझ आएगा तब आगे डिजीज कंडीशन पता चलेगी। नेक्स्ट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वी नो, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। सो फर्स्ट है डियोडिनम। Duodenum is the first part of the small intestine. The length of duodenum is 8 to 10 inches, which is 20 to 25 centimeter, and is attached to the distal end of the pylorus. It contains the opening of bile and pancreatic duct. Yes, जैसे ही ऐसे स्टमक, ये पूरा ऐसे स्टमक है तो खत्म होगा तो फर्स्ट जो 20 टू 25 सेंटीमीटर है वो डिओडिनम है। और जो सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आती है, लीवर की जो आती है डक्ट, जो कॉमन बाइल डक्ट भी यहाँ पर ओपन होगी, एंड जो पेंक्रियाज है स्टमक के पीछे उसकी भी ओपनिंग डिओडिनम में ही होता है। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज जेजुनम, उसकी लेंथ क्या है? 8 फीट, दैट इज 2.5 मीटर लॉन्ग। एंड इलियम लास्ट पोर्शन है, उसकी लेंथ है 12 फीट्स है एंड उसका मीटर्स में देखें तो 3.5 मीटर्स लॉन्ग। द स्मॉल इंटेस्टाइन टर्मिनेट्स इनटू द सीकम। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन होगी है तो ऐसे होता है। सो ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज सीकम, तो वो सीकम में एंड होगा। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ऑर्गन, राइट? सो एक्सोक्राइन जो फंक्शन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन फंक्शन क्या करेगा? बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, अमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियस एंड एंटेरोकाइनेज, ये सारे उसके एंजाइम्स है जो पेनक्रियाज में से सीक्रेट होंगे। अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना। फिर माल्टेज एंजाइम आएगा, ये माल्टेज क्या करेगा? ये जो माल्टोज बना है वो माल्टोज को और ब्रेक डाउन करके मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये ग्लूकोज बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, सीधा माल्टेज और माल्टोज बॉडी नहीं ले पाती है। फिर आता है लैक्टेज। लैक्टेज का काम क्या है? जो लैक्टोज है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो पर्सन होता है जिसके अंदर लैक्टेज एंजाइम ही नहीं होता है
उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, बिकॉज वो लैक्टोज ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएगा। देन सुक्रेज का काम क्या है, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करना इनटू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। जब फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज कंबाइन होते हैं इट फॉर्म्स द सुक्रोज। अब सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सुक्रेज लगेगा। जब गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज कंबाइन होंगे तब बनेगा लैक्टोज। जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो बनेगा माल्टोज। देन न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को स्प्लिट करता है एंड न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है उसको। एंटेरोकाइनेस क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। बॉडी में डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन इंपॉर्टेंट है, पर ट्रिप्सिन अगर एंटेरोकाइनेस होगा तभी ट्रिप्सिन बनेगा। एंटेरोकाइनेस का काम क्या है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। अगर एंटेरोकाइनेस नहीं होगा तो ट्रिप्सिन सीक्रेट ही नहीं होगा। अंडरस्टूड? इसमें ओके, ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हम देखते हैं दूसरे ऑर्गन्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Online students, please come back promptly. Should we start now? Online students, यस hello. मैम। Okay, so let's start with the next organ, that is large intestine. The length of large intestine is 5 feet, 1.5 meter long. उसका काम क्या है? What is the physiology of large intestine? It absorbs water and it eliminates the waste. Intestinal bacteria play a vital role in the synthesis of some B vitamins and vitamin K. उसमें है कोलॉन। कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू इट्स सब पार्ट्स, दैट इज असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड एंड लास्ट में रेक्टम है। द इलियोसिकल वाल्व prevents the content of large intestine from entering the ileum। जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पर जो इलियम एंड होता है, तो यहाँ पर एक वाल्व होगा कि जिससे बैक फ्लो नहीं होगा। इलियम में से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा बट वहां से बैक फ्लो नहीं होगा, सो इस वाल्व को हम बोलेंगे इलियोसिकल वाल्व। The internal and external anal sphincters control the anal canal। रेक्टम के बाद ये है एनस है, तो यहाँ पर भी एक स्पिंचर होगा, यहाँ पर भी एक स्पिंचर होगा। सो वो कंट्रोल करता है, लाइक मोमेंट कंट्रोल करेगा स्पिंचर्स। देन द एनल कैनल इज द लास्ट 1 to 1.5 इंचेस की, जो लास्ट का 1 या 1.5 इंच का जो पोर्शन है उसको हम एनल कैनल बोलते हैं। दैट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द रेक्टम। नेक्स्ट है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? व्हाट इज पेरिटोनियम? What is peritoneum? Online students, what is peritoneum? You don't know what is peritoneum? Okay, leave it. Peritoneum lines the abdominal cavity and it forms the mesentery that supports the intestine and blood supply। वो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर एक कवरिंग है जो मीजेंट्री फॉर्म करता है। मीजेंट्री मतलब आप देखोगे, आपने कोई सर्जरी में देखा होगा, येलो येलो सब्सटेंस जैसा होता है कि जो सपोर्ट करके रखता है इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन पूरी अंदर फिट की हुई होती है, तो वो मूव ना कर जाए एक प्लेस की दूसरी प्लेस पर, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड वहां से ब्लड सप्लाई भी पहुंचता है। नेक्स्ट है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सो वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। उसका वेट है 3 to 4 पाउंड, दैट इज 1.4 to 1.8 kg। उसके अंदर क्या होता है, कफर सेल्स होते हैं विच रिमूव्स द बैक्टीरिया इन द पोर्टल वीनस ब्लड। हिपेटिक जो सर्कुलेशन है जिसको हम पोर्टल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, तो लीवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं। उसका काम क्या है, जो भी ब्लड में, वीनस ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको रिमूव करने का काम इसका है। इट रिमूव्स द एक्सेस ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम द पोर्टल ब्लड। जो ब्लड लीवर से होकर जाता है पोर्टल सर्कुलेशन में आता है, सो पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल ब्लड में जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जितना एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स है, वो सब रिमूव करके फिर वो स्टोर करके रखेगा।
नेक्स्ट उसका दूसरा काम क्या है? इट सिंथेसाइज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैट्स। ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है लीवर, एमिनो एसिड का सिंथेसिस करेगा, फैट्स का भी सिंथेसिस करेगा। इट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। लीवर हेल्प करता है फैट डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में एंड प्रोटीन डाइजेशन में। It stores and filters the blood, that is 200 to 400 of blood stored. Yes, लीवर कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ब्लड भी स्टोर करके रख सकता है। वो आइडियली कितना स्टोर और फिल्टर कर सकता है लीवर हमारे बॉडी में? 200 टू 400 ml ऑफ ब्लड वो स्टोर करके रख सकता है, जो किया हुआ है। इट स्टोर्स ए डी ई के विटामिन एंड सम बी विटामिन एंड आयरन। लीवर ये भी स्टोरेज कर सकता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो तो हमारी बॉडी में स्टोर होगा ही, बट सम बी विटामिन एंड आयरन जो है वो स्टोर कर सकता है। द लीवर सीक्रेट्स बाइल। लीवर का काम क्या है? वो बाइल सीक्रेट करता है। बाइल क्या करेगा? फैट ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। इट इमल्सिफाइज द फैट्स। कितना लीवर सीक्रेट करता है? बाइल कितना सीक्रेट होगा लीवर में से? 500 टू 1 लीटर ऑफ बाइल डेली सीक्रेट होता है लीवर में से। लीवर के अंदर से जो निकलती है दैट इज हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट क्या करती है? इट डिलीवर्स द बाइल टू द गॉल ब्लैडर वाया cystic duct and to the duodenum via common bile duct. So let's imagine this is a liver, ऐसे लीवर है, राइट? लीवर के नीचे ही ऐसे गॉल ब्लैडर होता है, ऐसे करके। तो लीवर में से डक्ट्स निकलेगी, गॉल ब्लैडर में से निकलेगी, एंड दोनों कंबाइन होके एक कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। सो जो लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है, अगर ज्यादा बाइल यूज नहीं है तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा? वो बाइल को स्टोर करके रखता है। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल का स्टोरेज करना। जब भी जरूरत पड़े तब वो बाइल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके बाइल रिलीज करता है। सो वो जो गॉल ब्लैडर को बाइल कहाँ से मिलेगा? सो ये हिपेटिक डक्ट से मिलेगा। इट डिलीवर्स द बाइल फ्रॉम द सिस्टिक, ये हिपेटिक डक्ट नीचे आएगी एंड जो गॉल ब्लैडर की तरफ जा रही है दैट इज सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट से वो गॉल ब्लैडर में चली जाएगी एंड डायरेक्टली डिओडिनम में कहाँ से जाएगी? सो ये जो कंबाइन हो गए मिक्स होती है, इट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। तो उससे वो डायरेक्टली डिओडिनम में बाइल डिलीवर कर पाएगा लीवर। द कॉमन बाइल डक्ट opens into the duodenum with a pancreatic duct at the ampulla of water. You can see here in the image. ये जो ग्रीन कलर की है दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, राइट? एंड ये जो पेंक्रियाज में से निकल रही है दैट इज पेंक्रियाटिक डक्ट, जहां पे दोनों कंबाइन होती है। देखो ये यहां तक अभी भी वो सेपरेट है। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक आपको लाइन दिख रही होगी। लेट मी शो यू व्हाइल लुक, यहाँ पर अभी भी दोनों अलग है, बट ये देखो ये पूरा एक कॉमन है, ट्राइंगुलर। सो जहां पर भी वो दोनों कंबाइन होती है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्यूला ऑफ वाटर। एंड एम्प्यूला ऑफ वाटर, ये जो ओपनिंग है वहां पर एक स्पिंचर होगा। स्पिंचर अगेन काम क्या करेगा? जब जरूरत पड़ेगी तब ओपन होगा कंट्रोल करने के लिए। सो उसको हम बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ऑडी। अंडरस्टूड व्हाट इज एम्प्यूला ऑफ वाटर एंड व्हाट इज स्पिंचर ऑफ ऑडी? यस मैम। ओके, सो जो कॉमन बाइल डक्ट है वो डिओडिनम में ओपन होगी विद द पेनक्रियाटिक डक्ट एट द एम्प्यूला ऑफ वाटर। जहां पर दोनों कंबाइन होती है उसको एम्प्यूला ऑफ वाटर बोलते हैं। द स्पिंचर प्रिवेंट्स रिफ्लक्स ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट इनटू द कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। अगर सोचो ये एम्प्यूला ऑफ वाटर है, वहां पर स्पिंचर ना होता तो जो डिओडिनम में जो भी कंटेंट है वो बैकफ्लो होके पेनक्रियाज और बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट में जा सकते थे। बट जो स्पिंचर ऑफ ऑडी है वो प्रिवेंट करता है कि रिफ्लक्स ना हो। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोरेज करना एंड कॉन्सेंट्रेट करना बाइल को। बाइल स्टोर करके रखता है एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। सो इट स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू फोर्स द बाइल इनटू द डिओडिनम ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फैट्स। वो स्टोर किया हुआ बाइल है, जब जरूरत पड़े तब वो कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे स्क्वीज होके सारा बाइल डिओडिनम में भेज देगा थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। The cystic duct joins the hepatic duct to form the common bile duct. Cystic duct gallbladder की है, hepatic duct liver की है, दोनों combine होके common bile duct बनाएगी। The sphincter of OD is located at the entrance to the duodenum. जहां पर ampulla of water मतलब duodenum में entrance होता है, opening होता है, वहां पर होगा sphincter of OD.
The presence of fatty materials in the duodenum stimulates the liberation of cholecystokinin, which causes the contraction of gallbladder and relaxation of sphincter of OD. Okay. अब डिओडिनम के अंदर फैटी फूड है, फैट कंटेंट है, फैट मटेरियल है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक एंजाइम रिलीज हो रहा है, दैट इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन एंजाइम रिलीज होगा. वो रिलीज की वजह से होगा क्या, वो एंजाइम गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, स्पिंचर ऑफ ऑडी को रिलैक्स करेगा. सो गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड स्पिंचर ऑफ ऑडी रिलैक्स होगा, तभी वो बाइल डिओडिनम में एंटर कर पाएगा. नेक्स्ट है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, दोनों है. एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या काम है, तो इट सीक्रेट्स द सोडियम बाइकार्बोनेट to neutralize the acidity of stomach content that enters the duodenum. Yes, स्टमक के अंदर म्यूकोजल लाइनिंग है, इसीलिए स्टमक में क्या है कि जो एसिड है वो डैमेज नहीं कर पाता. इंटेस्टाइन में वो नहीं है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ेगी. जब सीधा वो स्टमक कंटेंट का जो स्टमक एसिड है वो सीधा इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो उसको बैलेंस भी करना होगा. तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, फंक्शन है पेनक्रियास का, वो सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा, जिससे एसिडिटी, ये बेस है, तो जिससे एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी एंड डिओडिनम को कुछ हार्म नहीं होगा. फिर उसके कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं जो हमने आगे देखे थे, लिस्ट ऑफ जूसेस व्हिच इज रिलीज्ड बाय द पेनक्रियास. तो पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करेगा जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड. पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करेगा, इट सीक्रेट्स द ग्लूकागोन टू रेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड सीक्रेट्स द सोमेटोस्टेटिन टू एक्सर्ट अ हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट. The islets of Langerhans secretes the insulin. Insulin is secreted into the bloodstream and this is important for carbohydrate metabolism. Okay, मैं आपको बोल देती हूँ, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज में, उसमें अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है एंड डेल्टा सेल्स है, राइट. सो अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे, ग्लूकागॉन सिक्रेट करेंगे. बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे, इंसुलिन सिक्रेट करेंगे. ये तो हमें पता है कि ग्लूकागॉन सिक्रेट होगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन सिक्रेट होगा तो ग्लूकोज लेवल कम होगा. नाउ डेल्टा सेल्स है, सोचो, अगर ग्लूकागॉन सिक्रेट होते ही गया तो फिर हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा. अगर इंसुलिन सिक्रेट होते ही गया तो फिर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा. सो दोनों को बंद करने के लिए, जब दोनों की एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, अब ग्लूकागॉन की भी जरूरत नहीं, इंसुलिन की भी जरूरत नहीं है, तब ये जो डेल्टा सेल है पेनक्रियास के, वो सिक्रेट करेंगे सोमेटोस्टेटिन. सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट नहीं होने देगा, मतलब इंसुलिन एक्सेस सिक्रेट नहीं होने देगा या तो ग्लूकागॉन भी एक्सेस सिक्रेट नहीं होने देगा. दोनों को बंद करने का काम है सोमेटोस्टेटिन का, विच इज सिक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियास. अंडरस्टैंड? यस Yes, और sir. नो? ओके. So that is all about the anatomy and physiology of each and every organ of the GI system. अब हम स्टडी करेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पूरी जीआई सिस्टम में. ये जो आप बॉक्स देख रहे हो 49.2, इतनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम कर सकते हैं. ईच एंड एवरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो लेट्स फर्स्ट लिस्ट इट आउट कि कितनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम कर सकते हैं जीआई सिस्टम में. तो फर्स्ट है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड. वी एवरीवन नोज व्हाट इज यूएसजी. देन है कैप्सूल एंडोस्कोपी. नेक्स्ट है सीटी स्कैन, देन ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियोटोग्राफी. हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज दिस. देन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी करेंगे, गैस्ट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं. गैस्ट्रिक एनालिसिस में स्टमक का एसिड सिक्रीशन कितना है वो हम चेक करते हैं. देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी स्टडीज कर सकते हैं कि मोटिलिटी कैसी है. हाइड्रोजन एंड यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं. लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, लीवर एंड पेनक्रियासिक स्टडीज भी कर सकते हैं. उस लेप्रोस्कोपी करने के बाद लीवर बायोप्सी कर सकते हैं, एमआरसीपी कर सकते हैं. ये ही है सेम, बट एंडोस्कोपी की जगह हम मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज कर रहे हैं. तो एमआरसीपी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, पैरासेंटेसिस कर सकते हैं, स्टूल स्पेसिमेन लेकर ब्लड मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी उसका नाम है, और एल्स दूसरा क्या बोल सकते हैं, ईसोफेगो गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोपी, ये उसका नाम है.
देन अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्टडी, दैट इज बैरियम स्वेलो। आपने देखा होगा पेशेंट को पानी जैसा लिक्विड पिलाया जाता है बैरियम स्वेलो करके, फिर हम उसका सीटी स्कैन करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। एंड वीडियो फ्लोरोस्कोपिक स्वेलोइंग स्टडी भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफिक फ्लोरोस्कोप एजेंट्स हम खिलाकर वीडियोग्राफिक हम स्टडी भी कर सकते हैं। सो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हम पेशेंट को ऊपर कर सकते हैं इन जीआई सिस्टम। कुछ भी प्रॉब्लम डायग्नोस करने के लिए ये किया जाता है। सो फर्स्ट है अपर जीआई स्टडी, दैट इज बैरियम स्वेलो। पहला हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज दिस। सो इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द अपर जीआई ट्रैक्ट अंडर अ फ्लूरोस्कोपी आफ्टर द क्लाइंट ड्रिंक्स बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट एक बॉटल जैसा क्लियर लिक्विड मतलब दिया जाता है पेशेंट को, पेशेंट को वो पीना है, खत्म करना है। खत्म करने के बाद एंडोस्कोप इंसर्ट करके पूरा स्टडी करेंगे कि अंदर क्या है, मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो सब चेक करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अपर जीआई ट्रैक्ट स्टडी यूजिंग अ बैरियम स्वेलो। प्री प्रोसीजर, जब भी ये हमें बैरियम स्वेलो का टेस्ट करना हो तो प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को आप क्या बोलेंगे, withhold food and fluids for 4 to 8 hours prior to टेस्ट। टेस्ट करने से 4 से 8 घंटे पहले पेशेंट को एनबीएम कर देना है, फूड भी नहीं फ्लूइड्स भी नहीं। अब प्रोसीजर चलो खत्म हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ बैरियम सल्फेट ही पिएगा, ना पानी ना खाना। फिर प्रोसीजर खत्म हो गई, हमने बैरियम स्वेलो टेस्ट कर दिया है, तो क्या करना है आफ्टर प्रोसीजर, और लेक्सेटिव में भी प्रिस्क्राइब, पेशेंट को हम लेक्सेटिव दे सकते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज द ओरल फ्लूइड्स इनटेक टू हेल्प द पास द बैरियम। अभी हमने जो ये बैरियम वाला ड्रिंक पिलाया था उसको, तो अभी वो बैरियम निकालना भी है हमें, इसीलिए हम लेक्सेटिव दे सकते हैं कि स्टूल पैसेज हो। पेशेंट को बोलना है कि पानी ज्यादा पिए, तो जितना भी बैरियम है बच्चा कुचा वो भी निकल जाए बॉडी में। एंड वी हैव टू मॉनिटर स्टूल्स फॉर द पैसेज ऑफ बैरियम। अभी जो बैरियम हमने पिलाया था, हम लेक्सेटिव्स भी दे रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, तो स्टूल पासेज हो सके, तो स्टूल में चेक करना है कि बैरियम निकल रहा है कि नहीं। बैरियम वाला स्टूल कैसा दिखेगा, ग्रे और चौकी व्हाइट दिखेगा फॉर फर्स्ट 24 to 72 आवर्स, मतलब 1 से 3 दिन तक पेशेंट का स्टूल ऐसा आएगा, बिकॉज उसमें से बैरियम निकल रहा है। बिकॉज बैरियम कैन कॉज अ बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव लेक्सेटिव एंड इंक्रीज द ओरल फ्लूइड। बिकॉज अगर बैरियम निकला नहीं बॉडी में से तो बैरियम की वजह से बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दैट इज वाई पेशेंट को बोलना है, लेक्सेटिव्स लेना है, ओरल फ्लूइड बनाना है कि बैरियम स्टूल से निकल जाए। अंडरस्टैंड अबाउट बैरियम स्वेलो, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है कैप्सूल एंडोस्कोपी। नाम पढ़ के आपको क्या लग रहा है क्या होगा? कैप्सूल एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी का मतलब क्या? चलो सिर्फ एंडोस्कोपी का मतलब क्या होगा मुझे बोलो। यू डोंट एंडोस्कोप नो? इंसर्ट करेंगे। हाँ, एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं माउथ में से, क्यों इंसर्ट करके क्या करेंगे हम? एग्जामाइन। टू विजुअलाइज द जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट को देखने के लिए हम एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं। बट इसमें हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं विजुअलाइज करने के लिए? कैप्सूल। कैप्सूल, मतलब एक गोली होती है, कैप्सूल जैसा होता है। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वीडियोज ऑन गूगल और इंटरनेट पर, आपको मिल जाएंगे। पेशेंट सिर्फ एक गोली लेगा, ऐसे गोली मतलब स्वेलो कर देगा। नॉर्मल गोली हम कैसे खाते हैं वैसे ही पेशेंट वो गोली स्वेलो कर देगा। स्वेलो करने के बाद वो गोली पूरी इसोफेगस से स्टमक, फिर स्टमक में रहेगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी। जो नॉर्मल फूड कैसे हमारा होता है वैसे ही सेम वो गोली ट्रैवल करेगी, फिर वो स्टूल के फॉर्म से निकल भी जाएगी बॉडी में से। सो ये गोली होती है वो, लाइक उसमें अंदर कैमरा होगा, लाइट भी होती है। तो जब भी वो ट्रैवल करती है वो जीआई ट्रैक के फोटोज खींचेंगी, एंड सारे अंदर के फोटोग्राफ पता चलेगा। सो दिस इज अ वेरी, ऐसा बोल सकते हैं कि लिस्ट इन्वेजिव मेथड। पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा, नॉर्मल गोली ले रहा है वैसे गोली लेगा, कुछ भी लाइक इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So it is a procedure that uses a small wireless camera shaped like a medication capsule that client swallow। एक कैमरा है जिस वायरलेस कैमरा है, उसके वायर्स और ऐसा कुछ भी नहीं है। एंडोस्कोप में तो कैसा होता है पूरा वायर से कनेक्टेड होता है, पेशेंट के अंदर डालेंगे
उसको सिडेशन करना पड़ता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट सिर्फ स्वेलो कर देगा वो गोली। द टेस्ट विल डिटेक्ट द ब्लीडिंग और चेंजेस इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। गोली लेगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अंदर जीआई ट्रैक्ट में कहीं से ब्लीडिंग है, कहीं पर कुछ भी चेंजेस हुआ है कि नहीं, वो हमें पता चल जाएगा। The camera travels through the entire digestive tract and sends multiple picture to a small box that client wears like a belt. अब क्लाइंट होता है ना, ऐसे क्लाइंट की वेस्ट है, सो ये नेवल है, सो जो भी कपड़े पहने हैं कि जो भी है, ऐसे बेल्ट जैसा पहना होता है, और बेल्ट में ऐसा एक लाइक डिब्बी जैसा कुछ होता है। सो जो कैप्सूल अंदर गई है वो वायरलेस है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, वाईफाई ब्लूटूथ जिससे भी होगी मुझे नहीं पता, बट वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इसके अंदर जो भी फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं वो सारा डेटा, ये जो डिवाइस है, जो बॉक्स है, जो पेशेंट पहन के रखेगा, वहां पर सारे डिवाइस वो खींच कर उसको सेंड करता रहेगा। द स्मॉल बॉक्स, ये जो स्मॉल बॉक्स है, इट सेव्स द पिक्चर्स विच आर देन ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर फॉर व्यूइंग वंस द टेस्ट इज कंप्लीट। ये बॉक्स ने सारा डेटा स्टोर कर लिया, अब कैप्सूल का काम खत्म हो गया, कैप्सूल निकल गई है, फिर ये बॉक्स को डायरेक्ट पीसी होता है उसके साथ अटैच किया जाता है, उसके अंदर पता नहीं लाइक क्या डाला होगा, चिप होगी, लाइक कुछ डाला हुआ होता है कि जिसने फोटो सारे सेव कर दिए ना, वो सीधा कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, एंड पेशेंट को पूरी कॉपीज फोटोज दिए जाएंगे, पूरी जो हार्ड कॉपी होती है वो दिया जाएगा, इन डॉक्टर्स को भी देखने में इजी आएगा। तो ये बॉक्स पूरा पिक्चर सेव करके कंप्यूटर के अंदर हम ले लेंगे जब पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। द क्लाइंट विजिट्स द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड swallows द कैप्सूल एंड द रिकॉर्डिंग बेल्ट इज अप्लाइड बाय द ऑफिसर स्टाफ। पेशेंट को बोलना है सुबह सुबह मॉर्निंग में आ जाओ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के ऑफिस में, एंड फिर वहां के जो स्टाफ है वो आपको गोली देंगे, गोली स्वेलो करनी है, एंड वो ही आपको वो बेल्ट वेस्ट पर लगा कर दे देंगे। Then the client returns at the end of the day so that the pictures can be transferred to the computer. Yes. अब पेशेंट आया क्लिनिक में, पेशेंट ने गोली खा ली, पेशेंट को बेल्ट पहना दिया, अब पेशेंट घर पे जा सकता है, उसका जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन है वो भी कर सकता है पेशेंट। देयर इज नो नीड टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। फिर एंड ऑफ द डे जब पूरा दिन खत्म हो जाए, फिर से पेशेंट को वापस रिटर्न आना है ऑफिस में, एंड सारे जो पिक्चर सेव किए हुए थे वो कंप्यूटर में हॉस्पिटल वाले ले लेंगे। सो पेशेंट कैन गो होम आफ्टर swallowing द कैप्सूल, एंड फिर एंड ऑफ द डे पेशेंट को वापस रिटर्न आना होता है कि सारे पिक्चर जो है वो ट्रांसफर कर सके। सो जब भी कैप्सूल एंडोस्कोपी करनी होती है, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करोगे, अब बॉवेल प्रिपरेशन विल बी प्रिस्क्राइब। पेशेंट को बॉवेल प्रिपरेशन करना होगा, बॉवेल प्रिपरेशन मतलब स्टूल खाली करना होगा, एनिमा देके, लैक्सेटिव्स देके, टैबलेट देके, कुछ भी करके हमें स्टूल खाली करना है, बॉवेल प्रिपेयर करना है। इन्फॉर्म कंसेंट इज नीडेड टू बी ऑब्टेन। यस, इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है, बिकॉज हम कुछ स्वेलो करने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट इफ अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टक हो गई, तो इसीलिए इसमें इन्फॉर्म कंसेंट लेनी पड़ेगी। द क्लाइंट विल नीड टू मेंटेन अ क्लियर लिक्विड डाइट ऑन द इवनिंग बिफोर एग्जाम। ये एग्जाम करनी है, मॉर्निंग से पेशेंट हॉस्पिटल चला जाता है, सो अगले दिन, पहले के दिन इवनिंग से ही पेशेंट को क्लियर लिक्विड डाइट लेना है। एनबीएन नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को पानी पी सकता है, बट क्लियर लिक्विड पानी लिक्विड डाइट ही ले सकता है, और वो लिक्विड डाइट में भी कैसा लेना है वो हम देखेंगे आगे। Additionally, NPO status is maintained for first 2 hours of testing. The time for NPO status is prescribed by gastroenterologist. Yes. अगली इवनिंग से पेशेंट ने लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दिया, क्लियर लिक्विड, उसमें भी जो पर्पल कलर का लिक्विड है, रेड कलर का, ऐसे लिक्विड नहीं लेना है जिससे हमें कंफ्यूजन होगा कि वेदर इट इज अ ब्लड की लिक्विड का कलर है। सो ऐसे लिक्विड नहीं लेने हैं, बाकी कोई भी क्लियर लिक्विड डाइट पेशेंट ले सकता है। फिर पेशेंट को एनपीओ करना है, कब एनपीओ करना है, टेस्टिंग स्टार्ट हो गया है उसके 2 घंटे तक एनपीओ रखना है। फिर पेशेंट रेगुलर खाना पीना सब कर सकता है, बट 2 घंटे के लिए रखना है, 3 घंटे, 4 घंटे, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। बट ऐसा होता है कि टेस्ट जैसे ही स्टार्ट हो गया उसके कितने टाइम के पीरियड के लिए एनपीओ करना है वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। The client may need to reduce the insulin amount during the NPO period according to gastroenterologist recommendation. Yes, अभी खाना नहीं खा रहा है पेशेंट, तो फिर ब्लड ग्लू इंसुलिन की भी उतनी सेम रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो पेशेंट को इंसुलिन का डोज कम करना होगा डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस, जो भी रेकमेंड करते हैं डॉक्टर उसके हिसाब से। ये प्रोसीजर खत्म हो गई।
क्लाइंट आपके पास वापस आया एट द एंड ऑफ द डे, एंड उसके बाद क्या करोगे, तो सिर्फ वाइटल साइंस ही लेने हैं, पेशेंट इज ओके और नॉट। ये जो पॉइंट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू कैप्सूल एंडोस्कोपी। ये नॉर्मल एंडोस्कोपी में हम कर सकते हैं, बट कैप्सूल एंडोस्कोपी में जरूरत नहीं है। व्हाई दे हैव मेंशन आई डोंट नो। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द सीडेशन में कॉज एमनेसिया फॉर फ्यू आवर्स। हम सीडेशन दे ही नहीं रहे हैं पेशेंट को, तो फिर ये इन्फॉर्म कैसे करेंगे? सीडेशन हम एंडोस्कोपी, नॉर्मल एंडोस्कोपी में हम सीडेशन देते हैं। फिर पेशेंट घर पे जाता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि कुछ घंटों के लिए आपको लाइक ऐसा लगेगा कि आप, आपके साथ क्या हुआ, वो बीच के पीरियड में क्या हुआ वो आपको याद नहीं रहेगा। सो यू माइट एक्सपीरियंस एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी फॉर फ्यू आवर्स। बट ये कैप्सूल एंडोस्कोपी में नहीं होता है, फिर भी उन्होंने लिखा है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कैप्सूल एंडोस्कोपी। ये याद रखना, कैप्सूल एंडोस्कोपी में सीडेशन की जरूरत ही नहीं है, तो सीडेशन का कोई इंस्ट्रक्शन हम नहीं देंगे। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज गैस्ट्रिक एनालिसिस, जो हमने टेबल में देखा था। गैस्ट्रिक एनालिसिस में क्या होगा, गैस्ट्रिक एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू असेस द क्लाइंट विथ रिकरेंट अल्सर्स आफ्टर सर्जिकल वेगोटॉमी। ओके, मैंने आगे ही बोला कि गैस्ट्रिक एनालिसिस क्यों किया जाता है, स्टमक के अंदर एसिड कंटेंट कितना है वो चेक करने के लिए। तो कौन से पेशेंट में हम गैस्ट्रिक एनालिसिस करेंगे, रिकरेंट अल्सर्स है आफ्टर सर्जिकल वेगोटॉमी। जो पेशेंट को रिकरेंट स्टमक अल्सर्स होते हैं, स्टमक अल्सर्स क्यों होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते क्यों है, ड्यू टू, गैस्ट्रिक अल्सर्स क्यों होते हैं? HCl प्रोडक्शन। HCl की वजह से होते हैं। सो रिकरेंट गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे थे, फिर डॉक्टर वो एंटासिड्स भी ले रहा था, सब ले रहा था, बट कुछ बात ही नहीं बन रही थी, तो इसीलिए डॉक्टर ने क्या, सर्जरी कर दी, दैट इज वेगोटॉमी। जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर वेगस नर्व्स होती है, वो क्या करेगी, स्टमक को लाइक स्टिम्युलेशन देगी कि सिक्रीट करो HCl, सिक्रीट करो। सो डॉक्टर ने क्या किया, वेगोटॉमी कर दिया, कुछ नर्व्स कट करके रिमूव कर दी। रिमूव कर दी तो स्टमक को उतना स्टिमुलेशन ही नहीं मिलेगा HCl सीक्रेट करने के लिए, राइट? तो हमने वेगोटॉमी कर दिया है, अब कितना सीक्रेट हो रहा है, अभी भी एक्सेस है कि कम हुआ, वो चेक करने के लिए आफ्टर सर्जिकल वेगोटॉमी डॉक्टर्स क्या करेंगे, गैस्ट्रिक एनालिसिस करेंगे। अंडरस्टूड? यस और नो? हाँ। सो दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस्ट्रिक एनालिसिस। उसमें डॉक्टर्स करेंगे कैसे एनालिसिस, तो वो देखते हैं। गैस्ट्रिक एनालिसिस रिक्वायर्स द पैसेज ऑफ NG ट्यूब into the stomach to aspirate the gastric content for analysis of acidity। डॉक्टर्स क्या करेंगे, NG ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे नोज से होकर पूरी माउथ तक, स्टमक के अंदर पूरा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उसको एस्पिरेट करेंगे, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है स्टमक में से जो भी निकल रहा है वो सब कुछ एस्पिरेट करेंगे। और क्या क्या चेक करेंगे, पीएच चेक करेंगे, एसिडिक कितना है, अपियरेंस कैसा है, जो भी हमने कंटेंट एस्पिरेट किया वो कैसा दिख रहा है, कितना है, वॉल्यूम क्या है, कितने ml में निकला है। तो ये सारा द एंटायर गैस्ट्रिक कंटेंट्स आर एस्पिरेटेड एंड देन the specimens are collected every 15 minutes for 1 hour। gastric analysis test गैस्ट्रिक आउटपुट इन बेसल एंड स्टिमुलेटेड स्टेट्स। ओके, तो डॉक्टर ने एनजी ट्यूब डाली, फिर उसमें से एस्पिरेट किया, एस्पिरेट करके उसकी एसिडिटी चेक की कैसा है, कितने अमाउंट में है, वो सब चेक किया। फिर डॉक्टर क्या करेंगे, एक बार वो ले लिया, फिर सैंपल में स्टडी करने के लिए भेज देंगे कि क्या एसिडिटी कितनी है, वो सब हम स्टडी कर लेंगे। फिर 1 घंटे के लिए एवरी 15 मिनट स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, मतलब 1 घंटे में 4 बार आप कलेक्ट करोगे, एवरी 15 मिनट यू आर कलेक्टिंग द स्पेसिमेन। एंड लास्ट में गैस्ट्रिक एनालिसिस से हमें पता क्या चलता है कि गैस्ट्रिक आउटपुट कितना है, मतलब जब भी हम उसको कम करते हैं या स्टिम्युलेट करते हैं तो एसिड कितना सीक्रेट होता है, कितना कम सीक्रेट होता है, जरूरत है तब ज्यादा सीक्रेट होता है कि नहीं, ना जरूरत है तो बंद होता है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए हम गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं। सिंपली गैस्ट्रिक कंटेंट कितना है, एसिडिक एनवायरनमेंट कितना है, वो चेक करने के लिए। मेडिकेशन सच एज हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन क्या करेगा, एंटी हिस्टामाइन मेडिकेशन का एग्जाम्पल दो मुझे, कौन सी ड्रग एंटी हिस्टामाइन है, एंटी हिस्टामाइन देने से क्या होगा, कब देते हैं हम एंटी हिस्टामाइन, गिव मी वन एग्जांपल, ओल्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने फार्मेकोलॉजी कंप्लीट किया है।
कौन सी ड्रग पढ़ के आपको पता चल जाएगा? दिस आर द एंटी हिस्टामाइंस. यू गाइस आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग. दिस इज नॉट गुड. ओके. तो मेडिकेशन हम देंगे, हिस्टामाइंस देंगे, पेंटागेस्ट्रिन देंगे. ये मेडिसिन हम सबक्यूटेनियसली और एल्स डायरेक्टली हम एडमिनिस्टर करेंगे. क्यों एडमिनिस्टर करते हैं? टू स्टिम्युलेट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन. वी वांट कि स्टिम्युलेट होने के बाद कितना सिक्रेशन होता है वो हमें चेक करना है. सो पेशेंट को ये गैस्ट्रिक एनालिसिस करने से पहले एचसीएल ऐसे ही सीक्रेट नहीं होगा. हम खाना खाएंगे तब एचसीएल सीक्रेट होता है, ऐसे ही सीक्रेट नहीं होता है. तो हम पेशेंट को खाना दे बगैर डायरेक्ट हमें एस्पिरेट करना है तो हम इंजेक्शन दे के एचसीएल को सीक्रेट करवा सकते हैं. सो उसके लिए हिस्टामाइन भी दे सकते हैं और एल्स पेंटागेस्ट्रिन मेडिसिन भी दे सकते हैं सबक्यूटेनियसली. उससे होगा क्या? जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो स्टिम्युलेट होगा एंड फिर हम गैस्ट्रिक कंटेंट निकाल देंगे, देख लेंगे कि कितना सीक्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है. ये मेडिकेशन देने के बाद जो हमने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया, सबक्यू देने के बाद पेशेंट को ऐसा होगा, फ्लश्ड फीलिंग आएगा, ऐसा लगेगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है. Esophageal reflux of gastric acid may be diagnosed by ambulatory pH monitoring. A probe is placed just above the lower esophageal sphincter and is connected to an external recording device. It provides a computer analysis and graphic display of result. Yes, ये जो गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं साथ साथ में हम इसोफेजियल रिफ्लक्स गैस्ट्रिक एसिड भी डायग्नोस कर सकते हैं. कैसे? ये नॉर्मल स्टमक है, यहाँ पर स्पिंचर है, राइट, एंड इसोफेगस है एंड ये स्टमक है, ऐसा है, राइट. यहाँ पर भी स्पिंचर है. सो हमने पहले एनजी ट्यूब डाली स्टमक के अंदर, यहाँ तक डाली पूरी एनजी ट्यूब, और उसने सारा सैंपल निकाल दिया, हमने गैस्ट्रिक एनालिसिस कर दिया. अब हमें चेक करना है कि रिफ्लक्स हो रहा है कि नहीं. तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? एक प्रोब इंसर्ट करते हैं. स्पेशल प्रोब होता है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है एंड उसमें आपको कंप्यूटर में स्क्रीन में दिखेगा कि एसिड सिक्रेशन कितना हो रहा है, ऐसे दिखेगा ग्राफ के फॉर्म में. तो डॉक्टर ने वो प्रोब इंसर्ट किया कहाँ तक? जस्ट अबोव द कार्डियक पिंचर. अब अगर रिफ्लक्स होगा तो जो एसिडिक है गैस्ट्रिक कंटेंट है वो यहाँ तक आएगा, तो प्रोब के ऊपर चिपकेगा. सो इमीडिएटली कंप्यूटर में आपको ग्राफिक एनालिसिस दिखेगा कि कितनी बार रिफ्लक्स हुआ. जितनी बार इतना रिफ्लक्स होगा ऊपर आएगा, उतनी बार ऐसे आपको दिखेगा. कम होगा तो थोड़ा, ज्यादा होगा तो ऐसे ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखेगा. तो आपको पता चल जाएगा कि यस, पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द रिफ्लक्स ऑफ gastric content. Understood? Yes or no? Yes. Yes. So this is all about the gastric analysis. हम स्टडी कर रहे हैं. अब गैस्ट्रिक एनालिसिस करने से पहले पेशेंट को आप क्या करोगे? प्री प्रोसीजर स्टेप्स आपके क्या होंगे? फास्टिंग फॉर एटलीस्ट 8 to 12 hours इज रिक्वायर्ड बिफोर टेस्ट. तो पेशेंट को एनबीएम करना है 8 से 12 घंटे पहले. यूज ऑफ टबैको च्यूइंग गम इज अवॉइडेड फॉर 24 hours बिफोर द टेस्ट. अगर पेशेंट को ये सारी आदतें हैं, टोबैको, च्युइंग गम, ऐसे कुछ खाने की, तो वो 24 घंटे पहले बंद करना है. मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस आर विथहेल्ड फॉर 24 to 48 आवर्स. अगर पेशेंट घर पे वेगोटॉमी करने के बाद, जैसे हम एड्रिनल करते हैं या कोई भी ग्लैंड रिमूव करते हैं तो सप्रेशन हो जाता है ना, तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ता है. तो अगर डॉक्टर ने वेगोटॉमी ज्यादा कर दिया है तो सप्रेशन भी हो सकता है. तो वो घर पे रेगुलरली ऐसी मेडिसिन ले रहा होगा जिससे गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो. अगर वो ले रहा है तो वो भी 1 या 2 दिन पहले बंद कर देनी है. एंड इन्फॉर्म कंसेंट इज नीडेड टू ऑब्टेन. पेशेंट की इन्फॉर्म कंसेंट लेनी पड़ेगी. प्रोसीजर खत्म होने के बाद पेशेंट के लिए क्या करना है? क्लाइंट मे रेज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज. रेफ्रिजरेट द गैस्ट्रिक सैंपल इफ नॉट टेस्टेड विद इन 4 आवर्स. हमने जो गैस्ट्रिक के स्टमक में से जो सैंपल्स निकाले हैं टेस्ट करने के लिए, अगर 4 घंटे के अंदर अंदर आप नहीं कर पा रहे हो टेस्ट, तो उसको रेफ्रिजरेट कर दो, वरना वो डीजनरेट हो जाएगा. उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे. तो उसको रेफ्रिजरेट कर दो. दिस इज द पोस्ट प्रोसीजर स्टेप. नेक्स्ट है अपर जीआई एंडोस्कोपी. मतलब हम डायरेक्ट जो आपने नॉर्मल देखी है कि एक प्रोब इंसर्ट करते हैं, एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द माउथ, दैट इज कॉल्ड एज अपर जीआई एंडोस्कोपी. इट इज ऑल्सो नोन एज अपर जीआई एंडोस्कोपी को क्या बोलते हैं? इसोफेगो गैस्ट्रो डियोडिनोस्कोपी. एंडोस्कोपी सिर्फ डिओडिनम तक की जा सकती है. डिओडिनम से नीचे हमें देखना है, जेजुनम, इलियम और कोलन देखना है, तो हम क्या करेंगे एंडोस्कोपी के बजाय?
इफ यू वांट टू विजुअलाइज द इलियम, डॉक्टर क्या करेंगे, स्कोप को आगे भेजते रहेंगे, इलियम चेक कर लेंगे, राइट? यस और नो? कोलोनोस्कोपी। यस, कोलोनोस्कोपी करना पड़ता है, बिकॉज एंडोस्कोपी से सिर्फ और सिर्फ डिओडिनम तक हम पहुंच सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, आगे नहीं जा सकते। सो ईसोफेगस देख रहे हैं, स्टमक देख रहे हैं, डिओडिनम देख रहे हैं, स्कोपी मतलब देखना, तो इट इज कॉल्ड एज ईसोफेगो गैस्ट्रो डिओडिनोस्कोपी। फॉलोइंग सीडेशन, देखा इसमें सीडेशन करना पड़ता है, बिकॉज वी आर इंसर्टिंग समथिंग। पेशेंट को सीडेट नहीं करेंगे तो पेशेंट की बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, हम नॉर्मली उसको इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। सो जब एंडोस्कोपी करते हैं तब सीडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, माइल्ड सीडेशन दिया जाता है। पेशेंट पेशेंट आंखें खुली भी होगी, वो देखेगा भी सही कि आप कुछ कर रहे हो, बट पेशेंट कैन नॉट फील द डिस्कम्फर्ट। So, following a sedation, an endoscope is passed down the esophagus to view the gastric wall, sphincters, and duodenum. The tissue specimens can also be obtained. Yes, जब पेशेंट को थोड़ा सीडेशन दे देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंडोस्कोप को इंसर्ट करेंगे ईसोफेगस से, धीरे धीरे आगे उसको भेजते रहेंगे। सो उससे स्पिंचर भी पता चल जाएगा, स्पिंचर अच्छे से क्लोज हो रहा है, ओपन है, क्या है। डिओडिनम तक भी हम चेक कर लेंगे। एंड ड्यूरिंग एंडोस्कोपी अगर हमें कुछ अंदर के स्पेसिमेन लेने हैं, अंदर पेशेंट को ट्यूमर है या कुछ अल्सर से हमें कुछ भी स्पेसिमेन लेना है, तो तभी हम ले भी सकते हैं ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। प्री प्रोसीजर, एंडोस्कोपी करने से पहले पेशेंट के प्री प्रोसीजर स्टेप्स क्या होंगे, इन्फॉर्म कंसेंट इज नीडेड टू ऑब्टेन, एंड पेशेंट को एनपीओ कर देना है 6 to 8 hours बिफोर टेस्ट। The clients are usually advised to avoid anticoagulants and non-steroidal anti-inflammatory drugs for several days before the test unless otherwise indicated by PSCP। पेशेंट को बोलना होगा, हमें एडवाइस करना होगा कि अगर वो कोई एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है, एनसेड्स ले रहा है, तो मतलब बहुत सारे दिन पहले, 4 5 7 दिन पहले ही उसको बंद करना होगा। और एल्स जो भी डॉक्टर ने बोला है कि इतने दिन पहले या जो भी करना है, वो डॉक्टर की जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, रिकमेंडेशंस है, वो फॉलो करना है। व्हाई वी हैव टू इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू कंज्यूम द एंटीकोएगुलेंट्स एंड एनसेड्स? क्यों नहीं ले सकता पेशेंट? NSAIDs and anticoagulants क्यों नहीं ले सकता? You have to find it out. You have to tell me tomorrow. Not tomorrow, on Monday. A local anesthetic spray or gargle is administered along the medication that provides moderate sedation just before the scope is inserted. Yes. Although we are giving a moderate, हम थोड़ा उसको माइल्ड सीडेट कर रहे हैं पेशेंट को, बट जस्ट बिफोर द एंटरिंग द स्कोप, स्कोप एंटर करने से पहले एक एनेस्थेटिक स्प्रे होता है, पेशेंट के माउथ में स्प्रे कर दो, या तो एनेस्थेटिक एजेंट से पेशेंट को गार्गल करवा दो। क्यों? बिकॉज जब हम स्कोप इंसर्ट करेंगे तो हमारा गैग रिफ्लेक्स है ना, वो उसको इंसर्ट नहीं होने देगा। कैन समवन इंसर्ट देयर फिंगर बियॉन्ड द फेरिंग्स? नहीं इंसर्ट कर सकते, इमीडिएटली गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाएगा। तो टू प्रिवेंट दैट, हमने ऑलरेडी सीडेशन दिया है, बट उसके साथ साथ हम जस्ट बिफोर एंटरिंग द स्कोप और इंसर्टिंग द स्कोप हम स्प्रे या गार्गल करेंगे। Medication may be administered to reduce the secretion, and medication may be administered to relax the smooth muscles also. पेशेंट को पहले से ही प्री प्रोसीजर, बिफोर डूइंग द प्रोसीजर, हम कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे कि जिससे सारा जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, एंड सारे जो स्मूथ मसल्स है वो भी रिलैक्स हो जाए। तो ये सारी मेडिकेशन, मसल रिलैक्सेंट्स हम देंगे। The client is positioned to the left side to facilitate the saliva drainage and to provide easy access of endoscope। पेशेंट को एंडोस्कोपी करने के लिए डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स तो सिर्फ स्कोप इंसर्ट करेंगे, हमें पोजीशन देनी है और सब हमें करना है। तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है? लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देनी है। उससे होगा क्या कि अगर जो सिक्रीशन सलाइवा फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी निकल जाए साइड्स में से, एस्पिरेशन ना हो, एंड एंडोस्कोप इजीली एक्सेस भी हम इजीली इंसर्ट कर पाए, इसीलिए ये पोजीशन बेस्ट है। Airway patency is monitored during the test, and pulse oximetry is used to monitor the oxygen saturation. Emergency equipment should be readily available. Yes, जो भी पेशेंट एंडोस्कोपी कर रहा है, एंडोस्कोपी के लिए अंदर है, सो रहा है वो रूम में, सो एंडोस्कोपी रूम में ऑलवेज एयरवे पेटेंसी हमें मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज हमने ऑलरेडी सीडेट कर दिया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो सिक्रीशंस है वो बाहर निकलने की जगह लंग्स में चले जाए, सो एस्पिरेशन हो सकता है। सो एयरवे इज अवर प्रायोरिटी ऑलवेज। पेशेंट की जब एंडोस्कोपी चल रही होती है तो उसके फिंगर पर हम SpO2 प्रोब
पल्स ऑक्सीमीट्री लगा कर ही रखते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करनी होती है। एंड एंडोस्कोपी के रूम में भी जो क्रैश कार्ट है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है, क्रैश कार्ट वो ऑलवेज वहां पर होना ही चाहिए। अगर कुछ हो गया तो इमीडिएटली हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो ये चीज ध्यान रखना है, प्री ऑपरेटिवली सब अरेंज करके रखना है। प्रोसीजर खत्म हो गई, पेशेंट की एंडोस्कोपी खत्म हो गई, फिर क्या करना है? मॉनिटर द वाइटल साइंस, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करेंगे। क्लाइंट मस्ट बी एनपीओ अंटिल द गैग रिफ्लेक्स रिटर्न, दैट इज 1 to 2 hours। हमने ऑलरेडी पेशेंट को सीडेट किया है, वो एनेस्थेटिक स्प्रे यूज किया है, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि गैग रिफ्लेक्स इमीडिएटली वापस से नहीं हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे लगेंगे गैग रिफ्लेक्स को वापस आने में। तो तब तक पेशेंट को एनपीओ करके रखेंगे। एनपीओ स्टेटस में बी maintained longer if the client required interventions during the procedure or if ongoing bleeding is unresolved। yes, जरूरी नहीं है कि एनपीओ फिर 1-2 घंटे बाद ब्रेक करना है। अगर पेशेंट की इंटरवेंशन लंबी चली हो, पेशेंट की और एक्स्ट्रा इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी हो ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, ब्लीडिंग हो रहा हो, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर एनपीओ लंबा भी चल सकता है, लॉन्गर टाइम के लिए भी एनपीओ रखना पड़ेगा पेशेंट को। मॉनिटर द साइंस ऑफ परफोरेशन। परफोरेशन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेशन? होल साइज। होल क्रिएट हो जाएगा, तो वो भी चेक करना है कि एंडोस्कोपी करते वक्त ऐसा तो नहीं हुआ कि इंजरी हो गई, एनजीआई ट्रैक में होल क्रिएट हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा परफोरेशन हो गया है? पेशेंट को पेन होगा, ब्लीडिंग होगा, अनयूजुअल डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, पेशेंट को स्वेलोइंग में अजीब तरह की डिफिकल्टी होगी, लाइक दैट इज नॉट कॉमन। टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा, ये उसके साइंस है। Maintain bed rest and keep the side rails raised as per agency policy for sedated client until adult। ऑलरेडी वो थोड़ा सीडेटेड है, तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमें साइड रेल्स अप करनी है, बट अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी, बिकॉज इन सम हॉस्पिटल्स if we are raising the side rails, it is called as Restrain. restrain, and we cannot restrain a patient without order। so साइड रेल्स अप करने के लिए हॉस्पिटल की पॉलिसी खास फॉलो करनी है। विदाउट नोइंग द हॉस्पिटल पॉलिसी यू कैन नॉट अप द साइड रेल्स, वरना पेशेंट को रिस्ट्रेन करने के चक्कर में आपके ऊपर एक्शन ली जाएगी। so always follow the agency policy for keeping the side rails up। Lozenges, saline gargles, or oral analgesics can relieve a minor sore throat but are not given to the client until the gag reflex return। yes, एंडोस्कोप इंसर्ट करने के बाद पेशेंट को ऐसा सोर थ्रोट लगेगा, उसको थ्रोट में ईचिंग होगा, सो उसके लिए हम लॉजेंजेस दे सकते हैं, जो स्ट्रेप्सिल्स आती है वैसे लॉजेंजेस। सलाइन गार्गल्स करवा सकते हैं हम, या ओरल एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं कि वो सोर थ्रोट रिलीव हो जाए। बट जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आता तब तक कोई भी लोशन कुछ भी नहीं दे सकते ओरली। सो गैग रिफ्लेक्स आ जाए बाद में हम ये सब इंटरवेंशन कर सकते हैं फॉर सोर थ्रोट। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी मीन्स नाउ वी आर इंसर्टिंग अ स्कोप या एंडोस्कोप, बट वाया एनस। अब माउथ से इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम एनस से एंडोस्कोप ही इंसर्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी। सो कोलोनोस्कोपी इज अ फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी। वो एक एंडोस्कोपी है, बट द डिफरेंस इज वी आर इंसर्टिंग इट फ्रॉम द एनस। So it is a fiber optic endoscopy, studies in which the lining of the large intestine is visually examined, biopsy, polypectomies can be performed। So हम एनस से एनस से हम स्कोप इंसर्ट कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग चेक करेंगे, कुछ एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं, कुछ बायोप्सी लेनी है तब तभी भी हम ले सकते हैं। इन पोलीपेक्टोमी, व्हाट डू यू मीन बाय पोलीपेक्टोमी? पोलीपेक्टोमी का मतलब क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पोलीपेक्टोमी? एक्टोमी मीन्स Removal. यस, समथिंग वी आर रिमूविंग। क्या रिमूव कर रहे हैं? Polyps. पोलिप्स। यस, तो जो पोलिप्स हो जाते हैं कुछ पेशेंट, वैसे पोलिप्स हेमरॉइड्स बोलते हैं ना, पोलिप्स हो गए हैं, तो ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपी अगर आपको पोलिप्स दिख रहे हैं तो वो पोलिप्स भी तभी रिमूव किए कर सकते हैं हम ड्यूरिंग द कोलोनोस्कोपी। एंड पोलीपेक्टोमी भी ऐसे ही होता है, एक स्कोप इंसर्ट करके पोलिप्स सीधा रिमूव करते हैं, तो ये भी हम ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं।
Cardiac and respiratory function is monitored continuously during the test. Why? कर रहे हैं हम कोलोनोस्कोपी, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फंक्शन मॉनिटर करना है कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी का. क्यों? यू हैव टू फाइंड इट आउट. Colonoscopy is performed with the client lying on the left side with the knees drawn up to the chest. कोलोनोस्कोपी करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे? एंडोस्कोपी के लिए कौन सी पोजीशन दे रहे थे हम? साइड लाइन विच पोजीशन? लेफ्ट लेटरल, साइड लाइन बट लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे. कोलोनोस्कोपी में कौन सी पोजीशन देंगे? लेफ्ट लेटरल तो देंगे बट नी चेस्ट पोजीशन है ना, पेशेंट को बोलेंगे लेफ्ट लेटरल रे के. फीटस कैसी पोजीशन में होता है? वैसे पेशेंट की नीज उसकी चेस्ट की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए, तो ऐसी पोजीशन देनी है. दिस पोजीशन मे बी चेंज ड्यूरिंग द टेस्ट टू फैसिलिटेट द स्कोप. प्रोसीजर से पहले डॉक्टर आपको बोले कि पेशेंट को रेडी कर दो, पोजीशन दे दो, तो कौन सी पोजीशन देनी होती है? लेफ्ट लेटरल विथ नीज ट्विस्टेड टुवर्ड्स द चेस्ट, ऐसे नी चेस्ट पोजीशन देनी है लेफ्ट लेटरल में. फिर जब डॉक्टर स्कोप इंसर्ट कर रहे होते हैं तो स्कोप को पूरा मूव करना होता है, बिकॉज जो हमारी इंटेस्टाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, उसको उसके फोल्ड्स है, तो उसको आगे मूव करने के लिए डॉक्टर्स क्या करेंगे? पेशेंट को ऐसे चेंज करवाते रहेंगे पोजीशन, थोड़े ऐसे हो, ऐसे मूव करो, ऐसे मूव करो, सो पोजीशन चेंज करवाते रहेंगे. बट आइडियली पहले ये पोजीशन दे देनी है. प्री प्रोसीजर कोलोनोस्कोपी करने से पहले अब क्या ध्यान रखोगे? पेशेंट के ऊपर क्या करना है? एडिक्वेट क्लींजिंग ऑफ द कोलन इज नेसेसरी एज प्रिस्क्राइब बाय पीएससीपी. कोलन पहले क्लीन करना होगा, अंदर स्टूल होगा तो हमारा स्कोप गंदा हो सकता है, सो पहले एडिक्वेट क्लीनिंग करना पड़ता है. लैक्सेटिव, सपोजिटरी, एनिमा देके हम पहले कोलन क्लीन कर देंगे. A clear liquid diet is started on the day before the test. क्लियर लिक्विड डाइट, इसमें भी क्लियर लिक्विड डाइट पहले से लेना होता है, जैसे कि कैप्सूल एंडोस्कोपी, नॉर्मल एंडोस्कोपी, सब में ऐसा होता है. क्लियर लिक्विड डाइट एक दिन पहले से स्टार्ट करना है. बट रेड, ऑरेंज, पर्पल लिक्विड्स आर टू बी अवॉइडेड. ऐसे कोई लिक्विड्स नहीं लेने हैं. जिससे क्यों नहीं लेने हैं उसका रीजन मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको. बिकॉज वी कैन मिसअंडरस्टूड इट विद द ब्लड. हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ब्लड चिपका हुआ है कि ये जूसिस है. इसीलिए पेशेंट को बोलना है क्लियर लिक्विड डाइट लेना है, बट कोई भी रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, पर्पल कलर का, लाइक ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स कैसे होते हैं, ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं लेना है. Consult with the gastroenterologist regarding the medication that must be withheld before the test. Yes, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ हम कंसल्ट करेंगे. कुछ मेडिकेशंस विदहोल्ड करनी है, लाइक एस्पिरिन, एनसेड्स, फिर डायबिटीज की कोई मेडिसिन ले रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव, जो भी मेडिसिन पेशेंट की है, कौन सी विदहोल्ड करनी है, क्या करना है, वो सब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाना होगा. पेशेंट को बोलना है, हम भी कर सकते हैं. क्लाइंट इज एनपीओ फॉर 4 to 6 hours प्रायर टू टेस्ट. टेस्ट करने से 4 से 6 घंटे से पहले ही पेशेंट एनपीओ कर देंगे हम, खाना पीना सब बंद. Informed consent needed to be obtained. Moderate sedation is administered IV. Consent लेनी है because something is invasive. Patient को sedate इसमें भी करना पड़ेगा, moderate sedation करना होगा. Medication may be administered to relax the smooth muscles. Yes, normally इसको हमारी बॉडी अंदर इंसर्ट नहीं होने देगी, तो हमें पेशेंट को मॉडरेट सिडेशन करने के बाद मसल रिलैक्सेंट्स भी देने होंगे. प्रोसीजर खत्म हो जाए फिर हमें क्या करना है? पोस्ट प्रोसीजर we have to monitor vital signs, provide bed rest and keep the side rest up according to agency policy until the client becomes alert. Do not allow anything by mouth until the client is alert. इसमें गैग रिफ्लेक्स के साथ हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने माइल्ड सिडेशन किया है. बट जब तक पेशेंट अलर्ट नहीं हो जाता, सेमी कॉन्शियस स्टेट में हम नहीं दे सकते खाना बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन रिस्क. मेंटेन अ लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू प्रमोट द पासिंग ऑफ फ्लैटस. हमें पता है कि जब तक बॉवेल साउंड्स, बॉवेल एक्टिविटी भी रिटर्न नहीं हो जाती तब भी हम खाना नहीं देंगे. तो टू पास द फ्लैटस पेशेंट को हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही रखेंगे कि फ्लैटस इजीली पास हो जाए. And we have to monitor the signs of bowel perforation and peritonitis. bowel perforation मतलब इंटेस्टाइन में होल हो गया. इंटेस्टाइन में होल होगा या कोई भी जीआई ट्रैक्ट में होल हो जाएगा, देयर इज अ चांस. होल होने के बाद जीआई कंटेंट कहाँ पर चले जाएंगे? इफ देयर इज अ होल क्रिएशन तो जीआई कंटेंट कहाँ पर चले जाएंगे परफोरेशन के बाद? पेरिटोनियम. पेरिटोनियम में. एंड पेरिटोनियम इज नॉट द करेक्ट स्पेस फॉर जीआई कंटेंट, राइट? तो अगर वो वहां पर चला गया तो उसके लिए तो ये फॉरेन बॉडी है, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन हो जाएगा. तो ड्यू टू परफोरेशन पेरिटोनाइटिस हो सकता है. हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो गया है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम.
So let's see box 49.3, different signs of bowel perforation and peritonitis. So there will be gardening of the abdomen. Gardening मतलब जो पेशेंट है उसको इतना पेन होगा कि वो अपने एब्डोमेन को ऐसे कवर गार्ड करके रखेगा, पूरा ऐसे बेंड हो जाएगा पेशेंट. एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. सोचो पेरिटोनियल कैविटी में एब्डोमिनल कंटेंट लीक हो रहा है, सो धीरे धीरे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. नोजिया वॉमिटिंग होगा. बॉवल साउंड कैसे हो जाएंगे? डिमिनिश्ड हो जाएंगे. इनएबिलिटी टू पास द फ्लैटस, फ्लैटस पास ही नहीं होगी. rebound tenderness जिसको हम बोलते हैं ब्लमबर्ग साइन. what do you mean by rebound? Okay, what do you mean by tenderness? First of all tell me. New students will tell me what is the difference between pain and tenderness. pain का मतलब क्या, tenderness का मतलब क्या? टच करने पर पेन होगा. उसको क्या बोलेंगे? टेंडरनेस. and what is pain? विदाउट टचिंग पेन. हाँ, irrespective of touching. टच नहीं भी कर रहे या कर रहे, पेशेंट को पेन हो ही रहा है. बट जब टच कर, पहले नहीं हो रहा था, जब आप टच करते हो तब पेशेंट को पेन होता है, तब हम बोलते हैं टेंडरनेस. तो व्हाट डू यू मीन बाय रीबाउंड टेंडरनेस? रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब क्या? रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब, ओल्ड स्टूडेंट्स बोलो, चलो आप. आफ्टर टच पेन. आफ्टर टचिंग पेन हो रहा है तो फिर टेंडरनेस बोलेंगे ना. टच कर रहे पेन हो रहा है तो टेंडरनेस. रीबाउंड का मतलब क्या? इफ वी आर टचिंग द एब्डोमेन, पेशेंट को पेन होगा, हाँ, हमें पता है कि उसको हम टेंडरनेस बोलेंगे. बट व्हाट इज रीबाउंड टेंडरनेस? जब पेशेंट को हम थोड़ी टच देर कर रहे, टच करे પછી ओके, जब पेशेंट को हम टच कर रहे थे तब पेन नहीं हुआ, पर जब हमने हाथ हटा लिया फिर पेन हुआ. अंडरस्टूड द डिफरेंस? यस मैम. हाँ, सो दैट इज रीबाउंड टेंडरनेस. टच करने पर पेन नहीं, टच करने के बाद जब हम हाथ ले रहे हैं फिर पेन हुआ, सो उसको रीबाउंड टेंडरनेस बोलते हैं. और एल्स ब्लमबर्ग साइन बोलेंगे. दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है. फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. पेशेंट पेल हो जाएगा. देर विल बी प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एब्डोमिनल पेन. धीरे धीरे एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ता जाएगा. पेशेंट एकदम रेस्टलेस हो जाएगा. मेंटल स्टेटस भी ऑल्टर्ड हो जाएगा. देर विल बी टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड टेकीकार्डिया. यस, ब्लड प्रेशर कम होगा, सो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट दोनों इंक्रीज हो जाएगी. तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट का बॉवल परफोरेट हो गया है एंड नाउ द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पेरिटोनाइटिस. डब्ल्यूबीसी काउंट भी इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू पेरिटोनाइटिस. तो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है. नेक्स्ट पोस्ट प्रोसीजर और क्या स्टेप्स करोगे? रिमाइंड द क्लाइंट that passing flutters, abdominal fullness and mild cramping are expected for several hours. Yes, पेशेंट को बोलना है कि आपकी प्रोसीजर खत्म हो जाएगी तो आपको लाइक फ्लैटस पास होगा, बार बार ऐसे फ्लैटस पास होगा, एब्डोमिनल फुल फील होगा आपको एंड थोड़ा लिटिल बिट ऑफ क्रैम्पिंग, माइल्ड क्रैम्पिंग पेट में होगा. एंड दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल. दिस इज एक्सपेक्टेड साइंस फॉर सेवरल आवर्स. कुछ घंटों के लिए होगा. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट एनी ब्लीडिंग टू द पीएसएपी. यस, ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर रिपोर्ट करना है. टीच द क्लाइंट टू अवॉइड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग. पेशेंट को सिखाना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिसमें आपको कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट हो, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट हो. व्हाई? कोलोनोस्कोपी में ऐसा क्या है कि पेशेंट को कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़े, ऐसे फोकस करके काम करना हो, डिसीजन लेना हो, कुछ ऐसा कोई भी ना करे. सीडेशन इफेक्ट से. सीडेशन की वजह से. यस, तो ये सेम पोस्ट ऑपरेटिव इम्प्लीमेंटेशन हम एंडोस्कोपिक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यस. Obviously, yes, because we are sedating that client also. This is the really important point for you to remember. The client receiving oral
liquid bowel cleansing preparation or enema is at risk for fluid and electrolyte imbalance. कोई भी क्लाइंट है जो जीआई प्रोसीजर के लिए रेडी कर रहे हैं, तो प्रोसीजर रेडी करने से पहले हम उसको कुछ क्लींजिंग प्रिपरेशन देते हैं, कुछ पिलाते हैं कि जिससे उसका पेट साफ हो जाए, एनीमा देते हैं, सपोजिटरी देते हैं. तो ये सारे क्लाइंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का रिस्क है. क्यों? रैशनल क्या है इसके पीछे का? ये तो हमने याद कर लिया कि ये चीज याद रखनी है, जो भी क्लाइंट बॉवल प्रिपरेशन, बॉवल क्लींजिंग प्रिपरेशन रिसीव कर रहा है या एनीमा रिसीव कर रहा है, तो उसको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, ये हमें याद रखना है. बट क्यों है? બોવેલ એમ્પ્ટી થશે તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બી તો એક્સક્રીશન થશે ને સાથે સાથે ને ફ્લુઇડ બી લોસ થઈ જશે. हाँ, बिकॉज पेशेंट डायरिया एक्सपीरियंस करेगा. आपने देखा होगा एनीमा देने के बाद लिक्विड स्टूल पास होता है. बॉवल क्लींजिंग प्रिपरेशन देने के बाद भी पेशेंट डायरिया जैसा स्टूल पास करता है. सो ड्यू टू दैट लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इसीलिए पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा. तो ये चीज याद रखनी है आपको. ओके, सो नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी. लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी मतलब क्या? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसा सुना है? Yes. लेप्रोस्कोपिक, हाँ हमने देखा था लेप्रोस्कोपिक, हिस्टेक्टोमी, ये सब ये तो वर्ड पढ़ा हुआ है. चलो, सो व्हाट इज लेप्रोस्कोपी? कहाँ से इंसर्ट करेंगे? वाया माउथ और वाया रेक्टम, एनस. कहाँ से इंसर्ट करेंगे? स्कोप. इसमें भी स्कोप ही इंसर्ट करते हैं. फाइबर ऑप्टिक मतलब उसमें लाइट भी होगी, कैमरा भी होगा, ऐसा स्कोप. ડિરેક્ટલી લોકલાઇઝ્ડ એરિયા પર मतलब पता नहीं चला कहाँ से. જે ઓર્ગન રિમૂવ કરવાનો હોય ડિરેક્ટલી એ જગ્યા પર જ આપણે સ્કોપ ઇન્સર્ટ बाहर કરીએ से, હોલ્સ ક્રિએટ કરીને हाँ, બહાર. एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन रख के सीधा हम इंसर्ट करते हैं, राइट. तो उसको हम लेप्रोस्कोपी बोलेंगे. सो स्कोपी का मतलब हम ऐसा एक वायर इंसर्ट कर रहे हैं जिस, वो फाइबर ऑप्टिक वायर है, फाइबर ऑप्टिक स्कोप है, जिसमें लाइट भी है, कैमरा भी है. तो अगर हम माउथ से इंसर्ट करें तो बोलेंगे एंडोस्कोपी. अगर हम एनस से इंसर्ट करेंगे तो बोलेंगे कोलोनोस्कोपी. अगर हम एब्डोमेन पर इंसिजन रख के होल करके सीधा ऊपर से ही अंदर इंसर्ट करेंगे तो बोलेंगे लेप्रोस्कोपी. तो लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी किया जाता है एंड सर्जरी के लिए भी किया जाता है. सो लेप्रोस्कोपी इज परफॉर्म्ड विथ अ फाइबर ऑप्टिक लेप्रोस्कोप that allows direct visualization of that organs and structures within the abdomen. एब्डोमेन के अंदर हमें लीवर देखना है, कोई भी मतलब कुछ ऑर्गन देखना है ऊपर से, अंदर से नहीं, ऊपर से देखना है, तो सीधा हम ये लेप्रोस्कोपी मेथड यूज कर सकते हैं. अगर बायोप्सी लेनी होगी तब वहीं से लेंगे. रिमूव करना होगा लाइक लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी, जो भी रिमूव करना है, हिस्टेक्टोमी, तो वो भी रिमूव भी हम तभी कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट लेप्रोस्कोपी. ईआरसीपी थोड़ा बड़ा है तो हम कल देखेंगे. चलो आज के लिए इतना ही. लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. आज हमने क्या देखा? So today we have started new chapter, that is GI problems. उसकी एनाटॉमी, उसका जनरल फंक्शन देखा. फिर हमने रिस्क फैक्टर्स देखे कि कौन से लोगों को जीआई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, माइनर वाले भी एंड मेजर वाले भी. सारे रिस्क फैक्टर्स हमने देख लिए. फिर ईच एंड एवरी ऑर्गन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखा. एग्जाम में आपको पूछने वाले नहीं है व्हाट इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, बट अगर ये आपको पता होगा तो डिजीज कंडीशन अंडरस्टैंड करने में आपको इजी रहेगा. तो माउथ का हमने देखा, वैसे ही ईसोफेगस का देखा, स्टमक का देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूसेस देखे हमने सारे. फिर लार्ज इंटेस्टाइन देखा, पेरिटोनियम का क्या फंक्शन है वो देखा, लीवर के बारे में स्टडी किया, लीवर के जो हिपेटिक डक्ट्स है उसके बारे में देखा, गॉल ब्लैडर. फिर पेनक्रियास का एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों देखा. एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रेट करेगा, एंडोक्राइन तीन चीज सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन मेन है, पर दोनों को भी कंट्रोल करने के लिए स्टोमेटोस्टेस्टिन होता है. फिर हमने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टार्ट किए. हमने पहले लिस्ट देख ली कि इतने डायग्नोस्टिक टेस्ट हम जीआई सिस्टम पर कर सकते हैं. फिर हमने ईच एंड एवरी डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया. फर्स्ट हमने स्टडी किया बैरियम स्वेलो, जिसको हम अपर जीआई ट्रैक्ट स्टडी भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को एक लिक्विड पिलाया जाता है जो बैरियम वाला होता है. उसके प्री प्रोसीजर बैरियम लिक्विड, बैरियम स्टडी, बैरियम स्वेलो टेस्ट करने से पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वो हमने स्टडी किया. देन हमने देखा कैप्सूल एंडोस्कोपी, मतलब रेगुलर एंडोस्कोपी है बट इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल, नॉट द वायर. एक फाइबर ऑप्टिक
स्कोप इंसर्ट नहीं करते, सिर्फ एक कैप्सूल है जिसके अंदर कैमरा लाइट सब है, एंड पेशेंट को एक बेल्ट पहनाया जाएगा, बेल्ट के ऊपर एक बॉक्स होता है। तो जब कैप्सूल जीआई ट्रैक्ट में से मूव कर रहे होते तो पिक्चर्स कैप्चर करती है, वो पिक्चर्स वो बॉक्स में स्टोर होंगे। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट वापस से आएगा क्लिनिक पर, एंड वो जो बॉक्स है वो पेशेंट मतलब नर्स को दे देगा वापस। तो बॉक्स में से पिक्चर्स एक्सट्रैक्ट करके कंप्यूटर में ले लेंगे वो लोग। प्री प्रोसीजर स्टेप्स हमने देखे, पोस्ट प्रोसीजर देखे। सीडेशन नहीं दिया जाता इसमें, ये चीज याद रखना। नो सीडेशन इज रिक्वायर्ड इन कैप्सूल एंडोस्कोपी। फिर हमने देखा गैस्ट्रिक एनालिसिस। गैस्ट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, हम गैस्ट्रिक कंटेंट निकाल कर चेक करते हैं कि कितना एसिडिक है, कितना ज्यादा है, क्या है। आइडियली जो पेशेंट ऐसे है कि जिसको बार बार ड्यू टू दैट एचसीएल सिक्रेशन बार बार उसको गैस्ट्रिक अल्सर हो रही है, सो डॉक्टर ने फिर लास्ट स्टार्ट में क्या किया, वेगोटॉमी कर दिया, वेगस नर्व को ही रिमूव कर दिया, तो फिर वो स्टिम्युलेशन ही ना मिले स्टमक को एसिड सिक्रीट करने के लिए। अब हमें देखना है कि प्रॉपर लाइक कितना हो रहा है, अब कम हुआ कि नहीं, जितना हमें चाहिए था हुआ कि नहीं, क्या है वो हम चेक करने के लिए गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं। एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे डॉक्टर, एंड स्टमक में से कंटेंट निकाल देंगे, उसके अंदर एसिडिक एनवायरमेंट कितना एसिड है, कैसा दिख रहा है, कितना अमाउंट है, वो सब हम चेक करेंगे। फिर 1 घंटे के लिए एवरी 15 मिनट हम सैंपल निकालते रहेंगे। तो 4 बार इन शॉर्ट सैंपल निकालना है। ये टेस्ट करने से पहले पेशेंट को इंजेक्शन देना होगा हिस्टामाइन और पेंटाकेस्प्रिन का, कि जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशन स्टार्ट हो। ऐसे ही बैठे बैठे एसिड सिक्रेशन नहीं होगा। फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को रिफ्लक्स है कि नहीं। सिंपली वो प्रोब है पूरा, जो 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 प्रोब इंसर्ट करेंगे डॉक्टर, वो पिंचर से ऊपर रखेंगे। जैसे ही गैस्ट्रिक कंटेंट प्रोब को टच होगा, वो कनेक्टेड है कंप्यूटर में मॉनिटर के साथ, तो आपको अंदर ग्राफ देखने को मिलेंगे। उसके प्री प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन हमने देखी। फिर हमने देखा अपर जीआई एंडोस्कोपी। उसमें एक फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप माउथ से इंसर्ट किया जाता है। इसको हम दूसरे नाम में इसोफेगो गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोपी भी बोलते हैं। पेशेंट की इसमें सीडेशन लगेगा, पेशेंट को सीडेट करना पड़ेगा। इसकी हमने प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन देखी, एनपीओ स्टेट। प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन इसकी क्यों याद रखनी है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक पेशेंट है, पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस हो गया है, एंड डॉक्टर हैज गिवन द ऑर्डर फॉर द इसोफेगो गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी, स्कोपी के लिए आपको ऑर्डर दिया है। तो व्हाट प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन बीइंग अ नर्स यू विल टेक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोपी करना है, अब इसोफेगो गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोपी, तो मुझे पेशेंट को एनबीएम करना होगा, ये चेक करना होगा, ये करना होगा। तो ऑप्शंस रीड करना है, ऑप्शंस रीड करके देखना है कि वेदर यू कैन डू दिस इंटरवेंशन बिफोर प्रोसीजर ऑफ एंडोस्कोपी और नॉट। इफ यस देन दैट विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड? यस और नो? यस। हाँ, तो ये पता होना चाहिए आपको। इस पर से क्वेश्चन आ सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट पर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। प्री प्रोसीजर स्टेप्स हमने देखे, पोस्ट प्रोसीजर स्टेप्स देखे। फिर हमने देखा फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी, मतलब एक फाइबर ऑप्टिक लाइट एंड कैमरा वाला स्कोप वी आर इंसर्टिंग फ्रॉम द एनस, और हम देख सकते हैं उसकी लाइनिंग। अगर हमें बायोप्सी लेना है, कुछ रिमूव करना है, तब भी हम उसमें ही कर सकते हैं। इसमें कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली चेक करना होगा। व्हाई? यू हैव टू फाइंड इट आउट। कल मुझे रैशनल बोलना होगा आपको। देन पोजीशन के बारे में, यस, एंडोस्कोपी में लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, कोलोनोस्कोपी में लेफ्ट लेटरल विथ नी चेस्ट पोजीशन देनी है, मतलब नीज को चेस्ट की तरफ हम फोल्ड करके रखेंगे, फीटल पोजीशन जैसा। उसके प्री ऑपरेटिव प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन देखिए एंड पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन देखिए। देर आर चांसेस ड्यूरिंग एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी कोविल, मतलब जो जीआई ट्रैक्ट है वो परफोरेट हो सकता है। अगर परफोरेट हो गया तो पेरिटोनाइटिस का भी रिस्क है। आपको कैसे पता चलेगा कि पेरिटोनाइटिस है? तो उसके साइन एंड सिम्टम्स हमने पढ़े। अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि पेशेंट की एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी हो गई है एंड सडनली द पेशेंट ब्लड प्रेशर हैज ड्रॉप, आपको वैल्यू लिख कर दी गई होगी, ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपरटेंशन। पेशेंट का ब्लड प्रेशर इतना है, पेशेंट की हार्ट रेट इतनी है, पेशेंट को रिबाउंड टेंडरनेस हो रहा है, आपने टच किया, रिमूव कर दिया हाथ, फिर पेशेंट को पेन हुआ, तो ये सब पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट को हो गया है पेरिटोनाइटिस। तो सीधा क्वेश्चंस में ऐसा डेटा दिया होगा, व्हाट इंटरवेंशंस यू विल टेक। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिटोनाइटिस है, तो नाउ व्हाट इंटरवेंशंस यू हैव टू टेक। अगर पेरिटोनाइटिस को ठीक नहीं किया तो पेशेंट को हो जाएगा सेप्सिस, सेप्सिस के बाद सेप्टिक शॉक एंड पेशेंट की डेथ। तो ये उसका पूरा सीक्वेंस है, ऐसा हो सकता है।
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, तो प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक सच क्वेश्चंस, बूस्ट योर ब्रेन। फिर हमने ये रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? The client receiving oral liquid bowel cleansing preparation or enemas એમના risk હોય fluid and electrolyte imbalance. ड्यू टू डायरिया, लाइक डायरिया जैसा स्टूल होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से उनको रिस्क है। तो ये चीज ध्यान रखिए। फिर हमने देखा लेप्रोस्कोपी, सेम फाइबर ऑप्टिक स्कोप इंसर्ट करते हैं बट डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमेन टू विजुअलाइज दैट ऑर्गन, बायोप्सी लेने के लिए या रिमूवल के लिए भी हम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज लेप्रोस्कोपी। एनी डाउट टिल दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? Okay, I No, guess ma'am. no doubt. Okay, so see you directly on Monday. Thank you. Thank you.